हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल? क्या मेरी आवाज सही से आ रही है और क्या मैं तुम्हें दिख रहा हूं? गुड इवनिंग साक्षी, सृष्टि, खुशी, नंदिनी, भाग्यवती, दृष्टि, नबीहा, आरशी, अंजना, साहिल, जानवी, मानसी, अंशु, खुशी, मुस्कान। बहुत बहुत स्वागत है बेटा, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आप बिल्कुल जोश में इस यूपीएससी की तैयारी करने के लिए बिल्कुल जुड़ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी नो। थैंक यू सो मच। तो गुड इवनिंग है सभी को, बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम शिवम है और आगे से मैं इस क्लास में आपको साइंस एंड टेक पढ़ाऊंगा। आप में से शायद कुछ लोगों ने मुझे पहले भी सुना होगा और काफ़ी सारे लोगों के लिए मैं नया हूं। हाँ, मैं मानता हूं इस बात को, क्योंकि आप सब लोग अभी इस एग्ज़ाम के लिए ही नए हो, तो यहाँ का हर एक इंसान आपके लिए नया ही होगा। ठीक है, अच्छा, आवाजें सब कुछ आ रही हैं। मैं बिल्कुल बढ़िया हूं बेटा, मैं बिल्कुल बढ़िया हूं और आशा करता हूं कि आज हम लोग एक सब्जेक्ट के बारे में समझेंगे जिससे शायद सबको बहुत ज्यादा डर लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है। आप में से मैं थोड़े थोड़े ना, सबसे पहले आपसे ना मैं कुछ कुछ बातें बस पूछना चाहूंगा बिफोर बिगिनिंग ऑफ दिस लेक्चर। मैं चाहता हूं कि आपके लिए कुछ बातें बस मेरे को आप बता दो, जैसे कि जैसे कि आप में से बेटा कितने लोग जो हैं, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो कि, मैं ना आपको ऑप्शंस दूंगा, यहां पर ना ऑप्शंस आएंगे आपके। अभी यहां पर ना 3 पर्पल कलर की स्टिक्स आएंगी, वहां पर आप उसमें ऑप्शंस फिल कर देना आपने, ए बी सी और डी। आप में से कितने सारे लोग जो हैं वो ह्यूमैनिटी के हैं, कितने सारे लोग जो हैं वो टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं। टेक्निकल बैकग्राउंड का मतलब है बीटेक, टेक्निकल बैकग्राउंड का मतलब है एमबीबीएस और कोई भी टेक्निकल डिग्री। इसके बाद ये कोई तो कर्सर मूव कर रहा है, इनको बोलिए बंद कर दें, है ना। हाँ, तीसरा तीसरा हम लोग सोच सकते हैं कि चलो भाई कुछ बंदे होंगे जो कि कॉमर्स के होंगे और कुछ लोग जो होंगे वो मान लेते हैं अदर्स कैटेगरी में मैं डाल देता हूं इनको, जिसके अंदर में बीबीए करने वाले बच्चे होंगे या फिर जो भी बाकी सारे होंगे। अब इसमें आप इतना मान के चलना, अगर आप 12th एग्जाम दे रहे हो या फिर कुछ भी ऐसे बच्चे भी अगर गलती से आ गए हैं यहां पर, तो उनके लिए भाई साहब सबसे बढ़िया बात यह है कि वो अपने फ्यूचर के ग्रेजुएशन वाले ऑप्शंस को ऑप्ट कर लें। तो मैं तुमको 60 सेकंड्स का टाइम देता हूं। अब तुम यहां पर देखोगे तो तुम्हें 3 पर्पल कलर की लाइन दिख रही होंगी, उस पर क्लिक करोगे तो तुमको ये पोल दिख जाएगा और इस पोल पर अपने ऑप्शंस को तुम बताओ मुझे, क्योंकि उससे आइडिया लग जाएगा कि इस क्लास की रिप्रेजेंटेशन किस हिसाब से है, कहां पर बच्चे लाई करते हैं, कितने बच्चे टेक्निकल हैं, कितने बच्चे कैसे क्या कर रहे हैं, वो सारी चीजें हमें समझ में आ जाएंगी। देखो, लिखने से मैं बहुत ज्यादा आइडिया नहीं लगा पाऊंगा, इसलिए आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग पोल का इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ये बेटा जो यहां पर एक पर्सन है ना, साकेत साहिल, ये ना ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि ना शुरू शुरू में ग्रुप बना लेते हैं, स्पेशली लड़कियां, ध्यान देना, पहले ही बता रहा हूं। फिर ना बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करते हैं ये लोग, है ना। टेलीग्राम पर किसी को आप ट्रैक नहीं कर पाओगे। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि किसी भी प्रकार के अनऑफिशियल चैनल्स को ज्वाइन मत करना। वहां से नंबर्स लीक हो जाते हैं, वहां से फोटोज लीक हो जाते हैं। पुराने प्रारंभ के बैचेस में ऐसा कई बार हुआ है। तो इसीलिए मैं तुम सभी लोग को आगाह कर रहा हूं, स्पेशली लड़कियों के लिए, कि बेटा आप लोग किसी भी अननोन पर्सन से अगर कोई भी मैसेज आए तो आप सबसे पहला काम करोगे उसको ब्लॉक करना। क्यूरियोसिटी नहीं होनी चाहिए अंदर की, जान लेते हैं कि कौन है ना, एक बार बात करके देख लेते हैं कि कौन है। उसका वो इस हिसाब से मिसयूज करेगा कि आप लोग बाद में बहुत परेशान हो जाओगे। इसीलिए इट्स गुड टू लीव इट। तुरंत के तुरंत जैसे ही अननोन नंबर आए ना बेटा टेलीग्राम पर, कोई हाय हेलो कुछ भी बोले, तुरंत ब्लॉक। और लड़कों के लिए भी है ना, लड़के थोड़े ज्यादा अपने आप को शाने बनते हैं, तो वो भी बहुत परेशान होकर मेरे पास आ चुके हैं। तो इसीलिए आपसे बस यही सिंपल सी रिक्वेस्ट है,
चलो हम लोग, मैं तो बेटा बीटेक हूं और बीटेक के हिसाब से मैं टेक्निकल लगा रहा हूं, इसमें कोई करेक्ट और रॉन्ग आंसर तो है नहीं, मुझे तो सिर्फ परसेंटेज से मतलब है। तो मैं एक बार परसेंटेज देखना चाहता हूं, ठीक है। लगभग लगभग मैं मान के चल रहा हूं कि यहां पर हमारे पास में 49% या फिर मैं इसको रफली 50% मान के चल रहा हूं कि हमारे बच्चे जो हैं वो 50% ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हैं, ठीक है भाई। इसमें से 22% बच्चे जो हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। कॉमर्स साइड से थोड़े कम बच्चे हैं, 8.25% है, और लगभग लगभग 19% में अदर्स मान के चल रहा हूं, ठीक है। तो मोटा मोटा, अच्छा एक चीज मुझे बस और बता दो यार, इसमें जो बच्चे बीटेक वाले हैं, मुझे थोड़ी सी यार वो क्यूरियोसिटी होती है ना जानने की, तो मैं ये अपने लिए पूछ रहा हूं तुमसे कि कितने बच्चे यहां पर हैं जो कि बीटेक कर रहे हैं, कितने बच्चे यहां पर हैं जो कि एमबीबीएस कर रहे हैं। इनमें से जो 22% के बच्चे हैं, सिर्फ मैं उनके लिए दो ऑप्शंस दे रहा हूं, ए और बी। सी और डी ना प्रेस करना बेटा, है ना। तुम अपनी बुद्धिमानी का अभी अभी प्रूफ दे दोगे मुझे अगर तुमने सी और डी लगाया तो। पुराने वाले बच्चे देते रहते हैं, इसलिए बता रहा हूं, वो अपनी बुद्धिमानी का प्रूफ तुरंत के तुरंत दे देते हैं कि सर आपने ए और बी बोला है, हम सी और डी लगाएंगे। देखो अभी तो यूपीएससी 4 ऑप्शन देता है, ए बी सी डी, हम ई पर गोला भर के आएंगे। अभी तो सर हमारा टैलेंट देखो आप, है तो वो टैलेंट यहां पर मत दिखाओ बेटा, है ना, वो कहीं और दिखा लेना। अभी के लिए तो हमें सिर्फ बीटेक और एमबीबीएस का एक रफ आइडिया चाहिए। 12th कंप्लीट विद साइंस, बेटा कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद क्या करोगे वो बता दो बस मुझे, है ना। अच्छा यहां पर बेटा ह्यूमैनिटीज के बाद में मैंने बीएससी नहीं लिखा यार। चलो एक काम करता हूं, सी ऑप्शन पर भी ओपन कर देता हूं, यहां पर बीएससी कर देता हूं यार। बीएससी में भी मेरे को बता दो कितने लोग यहां पर बॉटनी से हैं, और फिर बीएससी जो है, बीएससी फिजिक्स वाले बता दे मुझे, बॉटनी या जूलॉजी कोई भी चलेगा, मतलब बायो से अगर कर रहे हो बीएससी और फिजिक्स से कर रहे हो बीएससी, एक बेसिक आइडिया मुझे लग जाएगा। आई होप कि बीएससी मैथ्स वाले भी होंगे लोग, लेकिन अभी के लिए मुझे सिर्फ बॉटनी और फिजिक्स वाले बता दें। सी डी सारे ऑप्शंस आ गए, तो एक बार जरा देख लेते हैं। अच्छा ठीक है भाई, एक बार मैं देख लेता हूं, मैं तो ए पर क्लिक करके आगे बढ़ जाता हूं। अच्छा लगभग हम मान चल सकते हैं कि ज्यादातर बच्चे बीटेक वाले हैं। इसमें से 22% में से मतलब 11% के आसपास बच्चे जो हैं वो बीटेक के हैं, और बाकी जो हैं वो बीएससी वगैरह के होंगे। एमबीबीएस के मैं मान के चल रहा हूं कि काफी कम बच्चे हैं, 20% ही हैं बच्चे, तो बहुत कम है, ठीक है। एनीहाउ मतलब 4% बच्चे एमबीबीएस के हैं इसमें। मैं इसलिए पूछता हूं ये सब क्योंकि साइंस में ये सब मैटर करता है ना बेटा, कि साइंस में कौन कितना है। तो ओवरऑल मेरे को आइडिया लग गया, तुम्हारे बैच के कॉम्पोजिशन का आइडिया लग गया कि हमें पता है कि ज्यादातर बच्चे जो है वो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हैं, लगभग 50% बच्चे। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो कि बायो के साइड से हैं, और इसमें वो मुश्किल से 4% या फिर 5% होंगे, चलो एट मैक्स हम बोल सकते हैं। तुम्हारे पास में बीटेक वाले बच्चे जो हैं वो भी होंगे लगभग ऐसे ही 11% के आसपास। फिर इसके बाद बाकी बीएससी के बच्चे काफ़ी सारे होंगे, बीएससी के बच्चे भी मैं मान के चल रहा हूँ कि 10% के आसपास होंगे यहाँ पर, और उसके बाद बाकी अदर्स में मैं काउंट कर ले रहा हूँ कि ये बाकी के भी होंगे। तो अपने को अब ये मत समझना कि सर हमें आपने बेगाना कर दिया, हमारा बीसीए का कोई इज्जत नहीं है, कॉमर्स की कोई इज्जत नहीं, भाई सबकी इज्जत है। मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से समझ रहा था, बाकी भी। अब देखो, अब यहां पर सबसे पहला मैं तुम्हारे सामने एक मिथ तोड़ना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं भाई? एक मिथ तोड़ना चाहता हूं। इस मिथ को तोड़ने के लिए मुझे तुम्हें एक रियलिटी बतानी है। इस सब्जेक्ट का नाम मैं तुम्हारे सामने सबसे पहले लिखता हूं। इस सब्जेक्ट का नाम क्या है बेटा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सब्जेक्ट का नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जहां पर एक तरफ साइंस के अंदर में हमारी समझ जो होती है वो कैसी होती है भाई? साइंस को जब भी हम सुनते हैं तो बेटा साइंस के नाम पर हमें क्या क्या सब्जेक्ट्स याद आते हैं? कोई बताएगा मुझे? हाँ भाई, निधि, कुलदीप, राखी, गौरव, आकाश, जतिन, कोई तो बताए मुझे कि यहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में साइंस शब्द जब भी सुनते हो तो इससे हमें क्या समझ में आता है? क्या टॉपिक्स तुम्हें मिलते हैं? क्या सब्जेक्ट्स याद आते हैं साइंस से? फिजिक्स, हाँ, पीसीबी, पीसीएम, यही सब बोल रहे सब बच्चे। पीसीएम भी बोल सकते हैं, पीसीबी। तो मोस्टली
हमारे पास में जब भी हम साइंस की बात करते हैं तो हमारे पास में बेटा क्या क्या आता है? फिजिक्स, हमारे पास में आता है केमिस्ट्री, हमारे पास में आता है बायोलॉजी। बिल्कुल सही बात है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। सिमिलरली अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीजें आती हैं जरा हम वो भी समझ लेते हैं। टेक्नोलॉजी में मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, जैसे कि तुम्हारे पास में आता है बायोटेक्नोलॉजी, जैसे कि तुम्हारे पास में आता है स्पेस टेक्नोलॉजी, जैसे कि तुम्हारे पास में आता है डिफेंस टेक्नोलॉजी, जैसे तुम्हारे पास में आता है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तुम्हारे पास में आता है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, तुम्हारे पास में आता है जैसे कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, तुम्हारे पास में ऐसे बहुत सारे और भी टेक्नोलॉजीज आते जाएंगे। ये सारे टेक्निकल पार्ट्स हैं, टेक्नोलॉजिकल पार्ट्स हैं। तो हम लोग को इन दोनों के बीच में ना लड़ाई लगानी है ताकि हम समझ पाएं कि आखिरकार इन दोनों के बीच का रिश्ता नाता है क्या कुछ, और हमारे लिए इस सब्जेक्ट का अप्रोच कैसे हो सकता है। आज के ओरिएंटेशन में हम क्या क्या सीखने वाले हैं? सबसे पहले इस सब्जेक्ट से हम रूबरू होंगे, है ना। सबसे पहला काम हम लोग क्या कर रहे होंगे? इस सब्जेक्ट से रूबरू होंगे। सब्जेक्ट के रूबरू होने का मतलब क्या है कि वी वुड बी फर्स्ट डिस्कसिंग अबाउट द बेसिक्स ऑफ द सब्जेक्ट। ये क्या होता है बेसिक्स ऑफ द सब्जेक्ट? मैं बोलता हूं बेटा, जैसे वो बाद में ना हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जैसे वो मंत्री ये जब अपने पंडित जी आते हैं वो हवन वगैरह कराते हैं तो सारे मंत्र उच्चारण करते हैं और फिर लास्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? स्वाहा। क्या बोलते हैं भैया? स्वाहा। तो स्वाहा करने में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन उसके पहले की सारी मेहनत जो है वो तो पंडित जी अपना मंत्र पढ़ के कर लेते हैं। हमें क्या करना होता है? बस सिंपल, तो हम सिर्फ स्वाहा कर देते हैं भाई, स्वाहा कर देते हैं। तो हमें वो स्वाहा वाला पोजीशन पाना है ना। हमें उसके लिए पंडित जी बन के थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, और वो बाकी जो मंत्र उच्चारण करते हैं उसको अगर हमें समझना पड़ेगा जिससे कि हम बाद में साइंस एंड टेक का स्वाहा कर सकें, तो उसके लिए हमें थोड़े बेसिक्स को समझना पड़ेगा। ठीक है, ये बेसिक्स को अगर तुमने समझ लिया तो साइंस एंड टेक सब्जेक्ट को तुम समझ जाओगे और तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा इस सब्जेक्ट का अप्रोच क्या है, यूपीएससी जो है वो इस बात को कैसे हमसे पूछता है। आज बड़े सारे क्वेश्चंस में दिखाऊंगा और ये भी दिखाऊंगा कि कैसे तुम लोग कितने आसान तरीके से इस सब्जेक्ट को आगे क्लियर कर सकते हो। तुम भले ही ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के होगे, तुम भले ही कॉमर्स सेक्शन के होगे, तुम चाहे जो हो, मैं हमेशा तुमको मान के चल रहा हूं कि तुम अभी अभी पैदा हुए हो। ठीक है, अभी अभी बस पैदा होके निकले हो, अंगूठा चूसते हुए तुम अभी अभी दूध 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 चिल्ला रहे हो बस, और मैं तुम्हें आ गया हूं यूपीएससी की तैयारी करने। तो मैं उतना ही नन्ना मुन्ना बच्चा मान के तुम्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा हूं। ठीक है ठीक है, नहीं थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा भैया, थोड़े बड़े। सर हमें तो एबीसीडी नहीं आता, आप साइंस एंड टेक पढ़ा रहे हैं, तो नहीं, ऐसा है कि तुम, हाँ मतलब तुम्हें वर्ड्स का नॉलेज है, लैंग्वेज का नॉलेज है, लेकिन मैं तुम्हें अब उस लेमन लैंग्वेज में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा। ठीक है भाई, ठीक है। ये देखो यही लोग हैं प्रारंभ 29 ग्रुप वाले जो है ना, यही सब हैं स्पैमर्स। ये बनेंगे फ्यूचर में भाई साहब स्पैमर्स। इनको पकड़ के ले जाएंगे अपने सरकार वाले और उल्टा टांग के भाई साहब, जो पड़ेगी इनको भाई साहब, जो पड़ेगी मजा ही आ जाएगा, है ना। बच्चों एकदम ध्यान से इस बात को सुन लेना, नेवर एवर ज्वाइन एनी टेलीग्राम चैनल। मैं सच्ची बता रहा हूं, परेशान हो जाओगे। पता नहीं कितने बच्चे इसमें परेशान हो चुके हैं। ये सारे के सारे स्पैमर्स जो है ना, वो भाई साहब इनसे दूर रहना, एकदम दूर रहना। कीप वन हैंड डिस्टेंस, बचपन में करते थे ना अपन, क्या वैसे ही कीप वन हैंड डिस्टेंस, दूर रहो इनको। ठीक है भाई, बुक बनानी है क्या बेटा? आन्या तुम अगर बुक तुम बना लोगी तो फिर हम लोग क्या करेंगे? पीडब्ल्यू क्या करेगा? बुक तो हम बनाएंगे, तुमको नोट्स बनाना है सिर्फ। ठीक है, क्लास नहीं रुक रही है बेटा, क्लास बिल्कुल सही चल रही है। मेरे सामने जो होता है, मैं तुम्हें एक आइडिया दे देता हूं कि हाउ दिस थिंग्स एक्चुअली वर्क। हमारे सामने ना ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, मैं अपने आप को ही देख रहा हूं सामने। ये बड़ी सी टीवी लगी है मेरे सामने और इस टीवी में मैं अपने आप को ही देख रहा हूं। अगर लेक्चर में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है, जैसे वीडियो अटक जाता है, वीडियो रुक रुक के चल रहा होता है, तो मेरे को साफ साफ प्रत्यक्ष रूप से दिख जाता है। इस सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है,
है ना। जब अगर मेरे को दिख रहा है कि सब कुछ सही चल रहा है तो मैं मान के चलता हूं कि भाई सब कुछ सही है, और कहीं ना कहीं तुम्हारी तरफ से कुछ तो नेटवर्क इश्यूज होते हैं जिनके कारण ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। लैग हो रहा है? नहीं हो रहा है बेटा, सब कुछ बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। ऑफिशियल ग्रुप, देखो मैं बताता हूं, कोई ऑफिशियल ग्रुप नहीं होता बेटा यहां पर। किसी बैच का ग्रुप जो है ना वो बहुत बाद में बनता है। तुम्हें देखो, अभी तुम्हें किससे कंसल्ट करने की जरूरत है? क्या तुम बच्चों से पूछोगे कि बेटा तुम बताओ कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी है? वो बोलेगा बेटा तो मैं भी हूं, बेटा तुम भी हो, दोनों बेटा बेटा कैसे बताएंगे? किसी बड़े से पूछते हैं ना, तो बड़े हम लोग हैं, है ना। तो इसके लिए तुम यहां पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, तुम मेरे वाले टेलीग्राम चैनल पर आ जाओ, तुम यहां पर डिस्कस कर सकते हो, यहां पर आके बातचीत कर सकते हो। लेकिन अगेन यहां पर मैं पहले बता देता हूं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टीचर हूं, तो मैंने यहां पर ना बॉट्स लगा रखे हैं। ठीक है, बॉट्स लगाने का मतलब क्या है? रोबोट्स होते हैं वो, साइड बॉट्स होते हैं वो। तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ना बेटा बॉट्स लगे हैं। अगर तुमने कभी भी किसी भी प्रकार की कोई लिंक भेजने की कोशिश की, तुमने कोई भी अपशब्द बोलने की कोशिश की, कोई भी ऐसा फालतू का फोटो भेजने की कोशिश की, तुम 1 साल के लिए बैन हो जाते हो। वो मैं नहीं करता हूं, ये टेलीग्राम चैनल के बैकग्राउंड बॉट्स हैं, वो अपने आप ही कर देते हैं, है ना। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाने का इतना फायदा तो मैं उठाऊंगा ही। तो बेसिकली क्या है कि ऑटोमेटिक चैनल्स हैं ये सब, ऑटोमेटिकली तुम बैन हो जाओगे। तो डेली बेसिस पर कम से कम 100-150 लोग बैन होते हैं। ठीक है, जो लिंक भेज देते हैं, कुछ भी इधर उधर की कुछ भी ना अपशब्द बातें बोल देते हैं किसी को, वो ऑटोमेटिकली 1 साल के लिए बैन हो जाता है। उसमें मैं जाता ही नहीं हूं कभी, तो क्योंकि उनको समझाओ, उनको पकड़ो, इन सब में बहुत टाइम वेस्ट होने लगा था। तो मैंने उसका एक सिंपल सॉल्यूशन निकाल लिया है। तो तुम इसको ज्वाइन कर लेना आराम से, टेलीग्राम पर ये वाला सर्च कर लेना, कुछ भी शिवम सर PW लिख के सर्च कर लेना, या फिर तुम इसको स्कैन कर लेना। स्क्रीनशॉट वैसे तुम्हें मिलता नहीं है, इसलिए बोल रहा हूं, ये ऐप में स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं। तो एनीहाउ हम लड़ाई में आगे बढ़ते हैं यार, इन दोनों की लड़ाई लगवाते हैं थोड़ा, कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हेनेवर वी से दिस सब्जेक्ट, जब भी वी आर टॉकिंग अबाउट यूपीएससी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो यूपीएससी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देयर आर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, और उसके बेसिस पर इतने सारे बहुत सारे टेक्नोलॉजीज उनको पढ़ेंगे भी। इसमें समझना कि यूपीएससी जो है ना वो बेसिकली फिजिक्स जैसा सवाल जो है वो नहीं पूछता है, ना ही कोई न्यूमेरिकल्स आते हैं, ना ही कभी स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम में कुछ भी। स्पीड डिस्टेंस टाइम तो चलो मैथ्स का हो गया, मैथ्स में फिजिक्स का, जैसे कि ना ही कभी ग्रेविटेशनल फोर्सेस पर क्वेश्चन आएंगे, ना उसका फॉर्मूला पूछेगा। जो भी तुमने अभी तक 11th-12th में पढ़ा है फिजिक्स, उससे कुछ भी सवाल नहीं आता है, कोई भी सवाल नहीं आता है। तो फिजिक्स पढ़ना अपने लिए 11th-12th में कैसा भी रहा हो वो काम का नहीं है। दूसरा केमिस्ट्री वैसे ही बहुत सारे लोगों की बहुत गंभीर हालत में होती है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि केमिस्ट्री के लिए हम लोग सिर्फ एक चैप्टर पढ़ते हैं, और वो है बेटा कौन सा? न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। अब तुमको सोचो कि तुमने केमिस्ट्री में कभी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। तो मुझे केमिस्ट्री से तुम्हारी क्या इंफॉर्मेशन चाहिए कि भाई तुम्हें ना बस बेसिक चीजें पता हो। जैसे कि तुम लोगों ने बचपन में बेटा पढ़ा होगा ना, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, है ना, ये सब जो हम लोग एटम लिखते नहीं थे। जैसे मान लो मैंने कोई एक एटम लिखा यहां पर, इस एटम के ऊपर मैंने लिख दिया कोई नंबर, और नीचे भी कोई नंबर लिख लिया। तो ऐसे वाले जो केमिस्ट्री में हम लोग एलिमेंट्स पढ़ते थे ना, बस इन एलिमेंट्स का नाम आएगा, दैट्स इट, इतना ही आएगा बस। केमिस्ट्री से कोई भी रिएक्शन कभी नहीं आएगा। रिएक्शन अगर आएगा भी ना तो बेटा इन्वायरमेंट में आता है। वैसे तो मैं बता देता हूं कि मैं यहां PW के अंदर में ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट, ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, लेकिन तुम्हारे बैच में शायद मुझे अभी के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिया गया है। बाकी बैचेस में मैं इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी भी पढ़ाता हूं। ठीक है, तो मेरे को ना काफी सारा आइडिया लग जाता है कि कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें आती हैं। तो एक वाइड स्पेक्ट्रम है मेरे पास में। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ इतनी बातें करनी है। अब सोचो इसके लिए केमिस्ट्री का क्या नॉलेज चाहिए। अगर तुमने 7th-8th में भी केमिस्ट्री पढ़ी है बेटा, तो उससे भी तुम्हारा काम चल जाएगा। और केमिस्ट्री के फॉर्मूला, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेटलर्जी वाले चैप्टर्स, इन सब से कभी कोई सवाल नहीं आता है। यूपीएससी कभी कोई सवाल नहीं पूछता है इनसे, तो केमिस्ट्री से भी सवाल नहीं आता है। अब बात करते हैं हम बायोलॉजी की। जब भी हम बायोलॉजी की बात करते हैं ना, तो ये साइंस में से यूपीएससी का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बनता है। लेकिन इस बायोलॉजी में भी ना हमें सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, हमें ना सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना होता है इसमें से, जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं सेल्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कि तुम्हें ये चैप्टर 9th में भी, मतलब क्लास 9th में भी मिलेगा, ये तुमको क्लास
11th में भी मिलेगा, और इसका कुछ एप्लीकेशन पार्ट जो है वो तुमको क्लास 12th में भी मिलेगा, क्लास 12th की एनसीईआरटी में भी मिलेगा। अब मेरा सिंपल सा ये मानना है बेटा कि क्लास 11th और 12th वाले जो भी बायो के बुक्स होते हैं ना, वो बेसिकली नीट एग्जाम के लिए बनाए जाते हैं। तो भाई देखो, हमें तो कोई मेडिकल स्टूडेंट बनना नहीं है, तो इसीलिए ना हमें इतनी कठिन चीजों को नहीं पढ़ना है। हमें क्लास 11th नहीं पढ़ना होता है, क्लास 12th नहीं पढ़ना होता है। हम सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ते हैं भाई, क्लास 9th के बारे में पढ़ते हैं। तो क्लास 9th में से सिर्फ ये वाला जो एक चैप्टर है, आई थिंक चैप्टर नंबर 4 है, वो तुम एक बार बस देख लोगे, तुम्हारा काम बन जाएगा। इसके बियॉन्ड तुमको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सोचो, बहुत आसान है ना। हम लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में ज्यादा चीजें पढ़नी ही नहीं है, मतलब कि यूपीएससी इनसे सवाल ज्यादा पूछता ही नहीं है। हाँ, एक चीज और है कि जब हम सेल्स के बारे में पढ़ते हैं ना, तो सेल्स से काफी ज्यादा सवाल आते हैं। और इनफैक्ट तुमको ये जानकर हैरानी होगी कि यूपीएससी इन सेल्स से सबसे ज्यादा सवाल पूछता है, बाकी सारे टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन में भी सबसे मैक्सिमम सवाल पूछता है। और इसमें भी यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक पता है क्या है? वो है वीरू सहस्त्रबुद्धि। क्या नाम रखा था उसका? वायरस। अरे वीरू सहस्त्रबुद्धि को जानते हो ना? अरे मूवी देखी है क्या, 3 इडियट्स? 3 इडियट्स में वो जो उसके हेडमास्टर होता था, ऐसा मुंह बना के एकदम सड़ा सा, ऐसे पैंट ऊपर करके, है ना, हमेशा गुस्से में रहता था, खड़ूस सा मुंह बना के। स्टूडेंट्स, ये पहचानते हो अंडा? कंपटीशन की शुरुआत जो है वो ऐसे ऐसे बातें करता है ना, वही है अपना वीरू सहस्त्रबुद्धि वायरस। तो जो ये वायरस है बेटा, ये वायरस जो है वो एकदम खतरनाक तरीके से यूपीएससी पर छाया हुआ है। मैथ्स बेटा, मैथ्स साइंस का पार्ट थोड़ी ना है। हाँ, लाइफ इज अ रेस। तो बेसिकली हमारे पास में, हाँ, तो जो ये वायरस है ना, ये वायरस यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक बन जा रहा है यार। वायरस से लगभग हर साल ही सवाल आ जा रहा है। अभी मैं इसको एनालाइज करके भी दिखाऊंगा कि कैसे क्या सवाल आते हैं। ठीक है भाई, तो यहां पर हमें समझ में आया कि इतने सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने नहीं है एक्चुअल में। ये यूपीएससी नहीं पूछता है। हमें एक मिथ है हमारे अंदर कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ेंगे तो काम बन जाएगा। इसीलिए अब एक मजेदार बात बताता हूं। मजेदार बात यह है कि कुछ लोग अभी तक जो अपने आप में गर्वान्वित महसूस कर रहे थे कि वो बेसिकली साइंस के साइड से हैं, है ना, उसमें बोलता है कि तुम किसके साइड में हो, तो बोलता है हम साइंस के साइड से सर, साइंस के साइड से है सर, साइंस के साइड से। तो यहां पर साइंस के साइड से जो है उनका कुछ नहीं होना है। हाँ, लेकिन इनके साथ एक बेनिफिट मिलेगा बेटा हमेशा, क्योंकि इन्होंने इतना साइंस पढ़ा है ना, तो जितने ह्यूमैनिटी के बच्चे हैं उनसे इनका साइंटिफिक टेम्परामेंट ज्यादा होता है। ये क्या चीज बोल दिया मैंने, खतरनाक सी बातें बोल दी। चलो, इसको लिखता ही नहीं हूं मैं। साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब है कि वैज्ञानिक तरीके से किसी भी चीज को सोचने समझने की क्षमता। अगर मैं कोई भी एक बेहतरीन चीज समझाऊंगा टेक्नोलॉजी में, तो ह्यूमैनिटी के बच्चों के लिए भारी भरकम शब्द जो होंगे वो उनके जिंदगी में पहली बार आ रहे होंगे और उनको लगेगा कि बाप रे बाप, इतना सारा कठिन शब्द कैसे रटेंगे। लेकिन जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वाले स्टूडेंट्स होंगे वो बोलेंगे यार अपना तो आदत है, 11th 12th में भी ऐसे ही कुछ कुछ से वर्ड्स रहते थे, वो तो हमने रट रखा है। और ऐसा भी नहीं है कि ह्यूमैनिटी वाले बच्चों के पास में ऐसा कभी कठिन कीवर्ड्स आता ही नहीं है भाई। उन्होंने भी अगर ज्योग्राफी पढ़ी है, उन्होंने भी अगर ऐसे, ज्योग्राफी भी साइंस जैसा सब्जेक्ट है बिल्कुल, है ना, तो ज्योग्राफी अगर तुमने पढ़ा है तो उसमें भी यार बड़े कठिन कठिन शब्द आते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि हमें साइंस में ना कॉन्सेप्ट समझने में कभी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो तो मैं तुमको एकदम हलवा बना के उसको पूरा ऐसे एकदम पीस के तुम्हारे मुंह में ऐसे खोलूंगा और चम्मच से ऐसे पिला दूंगा, और तुमको कूचने की जरूरत भी नहीं है, बस निगलने की जरूरत है ना। तो इतना काम तो मैं तुम्हें कर दूंगा। लेकिन उसमें ना बीच बीच में हो सकता है कि तुमको लगे कि अरे सर दांत में क्या आ गया सर, कीवर्ड्स आ गया बेटा, वो याद करना पड़ेगा, वो दर्द देगा तुमको। हाँ, वो कीवर्ड्स जो है ना, वो कीवर्ड्स थोड़े कठिन से होते हैं इसमें, और उसको कैसे याद करोगे? क्या इसका कोई शॉर्टकट है, कोई शॉर्ट ट्रिक है? सर आपने कैसे याद किए इतने सारे? सब प्रैक्टिस का गेम है। मेरे लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी पिछले 10 साल से मेरे साथ है, स्पेशली यूपीएससी का। जब मैं अपना प्रीलिम्स एग्जाम लिख रहा था, पहली बार जब लिख रहा था, तो उसमें मुझे भी बहुत डर लगता था। लेकिन जब मैं अपने सेकेंड अटेम्प्ट में, जब मैं मेंस की आंसर राइटिंग करता था, या फिर जब मेंस एग्जाम इनफैक्ट जीएस पेपर 3 का लिख भी रहा था, उस टाइम तक मेरा इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट के लिए बहुत ज्यादा हो चुका था ऑलरेडी।
और मैंने इस सब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम्स पढ़ रखा था, इसीलिए इतनी ज्यादा कोई दिक्कत आई ही नहीं मुझे। तो इसीलिए यह सब्जेक्ट मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। और चूंकि मैं ऑलरेडी बीटेक वाले बैकग्राउंड से आता हूं, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेरे नसों में पहले से ही दौड़ रही थी। तो मुझे लगा कि भाई साहब यही सब्जेक्ट मुझे पकड़ना चाहिए, इसी को मैं इतना सरल बना सकता हूं बाकी लोगों के लिए, जिससे कि ह्यूमैनिटीज के बच्चे, कॉमर्स सेक्शन के बच्चे जो साइंस के नाम से भागते हैं, उनको इस सब्जेक्ट से बिल्कुल प्यार हो जाए। और यही मेरा मेन मकसद होगा। मैं तुमको साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ मेरा जो एक बहुत प्रोमिनेंट मकसद होता है, वो दो चीजों के लिए तुम बोल सकते हो। पहला, कि तुम्हारे अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट जगाना। साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या होता है? तुम्हारे सामने ना हर एक चीज में वाई लगाना। ये ना अभी तुम लोग शायद नहीं करते होगे, या फिर कम करते होगे, या फिर गलत जगह करते होगे। इसको कैसे चैनलाइज करना है तुमको, उसको मैं तुम्हें सिखाऊंगा। जैसे कि मैं तुम्हें एक बहुत बेसिक सी बात बताता हूं। चलो, सबके घर में बेटा कुकर है, सबके घर में कुकर है। रोज कुकर में दाल बनता है, और रोज कुकर के ये जो दाल बनते हैं ना, वो हम बोलते हैं कि अरे सर वो सीटी बहुत मारता है, बहुत आवारा किस्म का कुकर है हमारे यहां पर। उसके घर में लगता है मां बहन नहीं है सर, वो हर बार किचन में सीटी मारता रहता है। अब जो भी किस्सा है, लेकिन इसको एक दरकिनार करके अगर मैं तुमसे ये पूछ लेता हूं कि कुकर के अंदर ऐसा क्या मैकेनिज्म होता है जिससे कि खाना जल्दी पक जाता है, तो ये तो वही साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जिसको हम रोज जानते हैं, रोज पढ़ते हैं, रोज देखते हैं, लेकिन फिर भी कभी दिमाग में ये नहीं आता है कि अच्छा हाँ यार, कैसे जल्दी पक जाता हो। कोई मुझे बता दे, और मैं बहुत श्योर हूं कि सब कोई गलत बताता है, सब कोई गलत बताएगा। वेपर का प्रेशर किसी ने बताया? प्रेशर प्रेशर प्रेशर, क्योंकि नाम में प्रेशर है इसलिए, स्टीम और प्रेशर। देखो सभी यही बोल रहे हैं, वेपर, प्रेशर और वेपर। अरे वाह, जतिन भाई साहब ने पहली बार एक सही अच्छा सा जवाब दिया है। भाई जतिन ने थोड़ा अच्छा सा बोल दिया कोई चीज। उन्होंने ना एक पॉइंट का जिक्र कर दिया, बोला सर बॉइलिंग पॉइंट। अरे वाह, किसी और ने, सौरभ ने भी बॉइलिंग पॉइंट के बारे में चर्चा किया। कुछ लोग और भी हैं अब जो उस डायरेक्शन में सोच रहे हैं। अब मैं तुम्हें ना बहुत बेसिक आइडिया देता हूं। देखो, मैं तुम्हें बताता हूं कि आखिरकार प्रेशर कुकर के अंदर में होता क्या है। मान लेते हैं कि हमारे पास में ये है हमारा प्रेशर कुकर, और इसके ऊपर लगा हुआ है हमारे पास में सीटी, और इसको हमने कहां चढ़ा दिया है भाई? आग के ऊपर चढ़ा दिया है। सो सॉरी। यहां पर इसको आग लगा दिया है हमने, है भाई, पूरा आग लगा दिया। ये लो भाई, आग ही आग। अब इसके अंदर मान लेते हैं हमने क्या भरा है भाई? इसके अंदर हम मान लेते हैं हमने आलू उबालने को रखा है। इसके अंदर इतना पानी भरा था, और ये ट्रांसपेरेंट इसलिए बना है ताकि अंदर की क्या बातें वो हमें दिखे। इसके अंदर हम लोगों ने आलू डाल रखे हैं भाई, है ना, आलू भरने के लिए। ये हमारे आलू हैं भाई इसके अंदर। अब जरा हम समझते हैं कि इसके अंदर हो क्या रहा है ना। बहुत बहुत बेसिक सी चीज है ना, बहुत बेसिक सी चीज है। अब तुम समझना, तुम लोगों ने बचपन में एक बात पढ़ी होगी, देखो सब लोग इसका जवाब देंगे, सभी लोग इसका जवाब देंगे कि बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? सबको पता है ये आंसर। कोई भी ऐसा इस क्लास में बच्चा नहीं होगा जिसको इसका आंसर ना पता हो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर सर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सिर्फ दो ही आलू क्यों बेटा? एक मेरे लिए, एक तुम्हारे लिए, बस सिंपल सी बात है। 100 डिग्री सेल्सियस है ना भाई, 100 डिग्री सेल्सियस, सिंपल सी बात है। 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस है। मतलब कि इसका मतलब, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल सी भाषा में अगर बताऊं तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि अगर हमने ये जो आग दिया है ना, अगर इस आग को हमने कितना कर दिया, इतना देर तक आग दे दिया कि इसके अंदर का जो ये पानी था, ये पानी
कितने डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया? 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। अच्छा, इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचाने के लिए क्या हमें कुकर की जरूरत थी? नहीं। अगर हम इसके जगह पर बेटा अगर हम क्या करते, सिंपल सी ना एक कढ़ाई ले लेते हैं, है ना, एक सिंपल सी कढ़ाई ले लेते। अगर एक सिंपल सी कढ़ाई लेके हम इसमें भी पानी भर देते, अगर इसमें भी पानी भर देते और यही वो 2 आलू इसके अंदर में भी अगर डाल देते, तो भाई इसमें भी अगर आग लगाते हम, तो यहां से भी तो वही काम आता है ना, यहां से भी अगर तुम बोलोगे तो यही काम आएगा भाई। ये भी इस आग को क्या पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं ला पाएगा? बिल्कुल लेके आएगा भाई। चाहे तुम किसी भी जगह जाओ, यहां पर भी 100 डिग्री सेल्सियस है और पानी यहां पर भी 100 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। तो मतलब यहां तक अभी कोई अंतर नहीं आया, पानी अब बॉईल होना शुरू हुआ। अगर हाँ, सेम बॉइलिंग पॉइंट होगी भाई बेटा, वाटर है, पानी है बेटा, पानी है, पानी में सिंपल पानी है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल हो जाएगा। बॉईल होने का मतलब क्या है? अगर हमने बोला कि यहां पर अगर वाटर बॉईल होने लगा, अगर यहां का वाटर बॉईल होने लगा, तो बॉईल होने का मतलब क्या है? वाटर जो लिक्विड स्टेट में होता है, लिक्विड तरल पदार्थ में होता है, वो कैसा हो जाएगा? वो गैसियस स्टेट में बदल जाएगा। वो गैसियस स्टेट में बदल जाएगा। मतलब किस में बदल जाएगा भाई? वाटर वेपर में बदल जाएगा। वाटर वेपर में बदल जाएगा। मतलब कि सारे के सारे पानी जो होंगे बेटा, सारे के सारे पानी जो होंगे वो ऐसे ऐसे यहां से क्या करने लगेंगे? सब उड़ने लगेंगे भाई, यहां पर सब उड़ जाएंगे। यही तो होगा। और क्या पानी का तापमान इसके बियॉन्ड बढ़ेगा? नहीं, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही रहेगा बेटा। और ये पानी तब तक 100 डिग्री सेल्सियस पर ही रहेगा जब तक सारा का सारा पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ना चला जाए। अब अगर इसमें आलू को पकाना है, तो आलू को पकाने के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर कितना मिल रहा है हमें? 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसकी बात करते हैं। यहां पर भी जब 100 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो यहां पर भी सारे के सारे स्टीम निकलने लगे भाई, स्टीम निकलने लगे। लेकिन इस ढक्कन के लगने से, इस प्रेशर कुकर की वजह से क्या हो रहा है? सबसे पहले इसने कुछ देर तक तो स्टीम बनाया, लेकिन इसके बाकी में जितना जगह भरा था उन सब जगहों पर स्टीम भर चुका है। लेकिन पानी तो अभी भी है, पानी अभी भी है। वो उछल रहा है कि मेरे को स्टीम बनना है, मेरे को स्टीम बनना है। और प्रेशर कुकर बोल रहा है क्या? प्रेशर कुकर में हो बेटा, जितना स्टीम बनना था बन चुका, अब पानी का पानी ही रहेगा, टेंशन मत लो। और लेकिन नीचे से आग लगती जा रही है, लगती जा रही है। तो जो पानी का तापमान यहां पर 100 से ऊपर ही नहीं बढ़ रहा था, यहां पर कुछ देर बाद इसी पानी का तापमान कितना हो जाएगा भाई? 120 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अभी भी स्टीम बनने नहीं दे रहा है, पानी से स्टीम ही नहीं बन पा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रेशर लग गया उसके ऊपर, उसका जितना स्टीम बनना था बन चुका। अगर इसी चीज को हम बोल रहे हैं थोड़ी देर बाद 140 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है, थोड़ी देर बाद 150 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है। अब तुम सोचो कि अगर खाना पकाना है तो हम 150 डिग्री सेल्सियस के पानी में खाना जल्दी पका सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में ज्यादा जल्दी खाना पका सकते हैं? बताओ भाई। ऑब्वियसली यहां पर है ना, प्रेशर कुकर विंस। क्यों? क्योंकि यहां पर पानी का तापमान बढ़ जाता है, पानी का तापमान बढ़ जाता है। क्यों पानी का तापमान बढ़ गया? क्योंकि इसने उसको स्टीम बनने ही नहीं दिया। जितना स्टीम थोड़ी देर तक तो बना, पूरा स्टीम से कुकर पैक हो गया। अब उसके बाद और फर्दर स्टीम बन ही नहीं पा रहा है। जब नहीं बन पा रहा है तो मजबूरन पानी को अपना तापमान बढ़ाना पड़ा, क्योंकि उसको लगातार हीट मिल रही थी। बस वो भाप में नहीं बदल पा रहा है। इसीलिए इतने गर्म पानी पर खाना जल्दी पक जाता है कि नहीं? इतने गर्म पानी पर भाई साहब, कहां ये 100 डिग्री सेल्सियस, कहां यहां का पानी 150 डिग्री सेल्सियस। इतना खतरनाक, इतना गर्म पानी में खाना तो जल्दी पकेगा ही। तो देखो कितनी सिंपल सी बात है। हम इस चीज को रोज देखते हैं, बट आई एम वेरी वेरी श्योर, मैं बहुत श्योर हूं कि तुम में से शायद ही किसी को होंगे, देखो एक्सेप्शनल केस हमेशा होता है, बट बहुत ही कम होंगे, 8, 10, 15 बच्चे ही होंगे इस क्लास में जिनको कि ये कॉन्सेप्ट के बारे में पता था, है ना। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत अच्छे से है। लेकिन हाँ, और इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि हमें यही साइंस पढ़नी है, हमें यही साइंस पढ़नी है।
इस साइंस का इस्तेमाल हम लोग कई बार दूसरे जगहों पर करते हैं, कई बार दूसरे जगहों पर करते हैं, और इन्हीं साइंस के इस्तेमाल से हम कभी कभी इसको टेक्नोलॉजी की तरफ ले जाते हैं। तो जब भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात होती है तो टेक्नोलॉजी के पहले एक शब्द जो साइंस लिखा है उसका कुछ तो वजूद होगा ही, उसका वजूद है, बिल्कुल है। और जब भी हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस में हम लोग को स्पेशल एम्फेसाइज किस पर करना है बेटा? बायोलॉजी पर करना है। अब देखो बायोलॉजी में तो बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि तुम लोगों ने अगर क्लास 8th और 9th में भी बायोलॉजी या साइंस पढ़ा होगा तो उसमें तुम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, तुम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, तुम लोगों ने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, तुम लोगों ने एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा। लेकिन यूपीएससी ना इनमें से किसी से भी सवाल नहीं पूछता है, यूपीएससी नहीं पूछता है, ये यूपीएससी का काम ही नहीं है। ये सब बोल रहे हैं कि भैया तुम नीट की तैयारी कर लो, ये सब पढ़ रहे हो ना, नीट में जाओ, हमारे पास मत आओ। हमको चाहिए बायोटेक्नोलॉजी, हमको चाहिए ऐसा बंदा जो कि बायोलॉजी का साइंस इस्तेमाल करे और इस साइंस को ऐसे टेक्नोलॉजी में बदले जिससे कि लोगों का भला हो जाए, लोगों का भला हो जाए। जैसे कि हमने बोला कि किसी को कोई ऐसी बीमारी है, किसी के पास में कोई ऐसी बीमारी है जो कि किसी भी दवा से क्योर नहीं हो सकती है। मतलब तुम अगर कोई भी मेडिसिन खा लोगे तो शायद ये कभी नहीं क्योर होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब भी हमारे पास में कोविड-19 का दौर था बेटा, हम सब लोगों ने इस दौर को जिया है, झेला है और सही सलामत जिंदा वापस भी रहे हैं, और हम सब लोग आज गर्व से इस एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं। तो हमारे पास में कोविड-19 को झेलने की शक्ति जो है वो कैसे आई? हमने बोला कई बार ना हम लोग कोविड-19 को अपने मेडिसिन से नहीं हरा सकते, इसके लिए कोई भी मेडिसिन काम नहीं आएगी। लेकिन इसके लिए क्या काम आएगी? इसके लिए काम आएगी बेटा वैक्सीन। याद है तुम लोगों ने वैक्सीन लगवाया होगा। इसके लिए वैक्सीन में तुम लोगों ने कौन कौन सा लगवाया हो सकता है? या तो तुमने कोवैक्सीन लगवाया होगा, या तो तुमने कोविशील्ड लगवाया होगा। तो अब हम जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं ना, इस बायो का इस्तेमाल करके हम देखते हैं कि आखिरकार ये वैक्सीन कैसे बनता है, ये वैक्सीन के अंदर क्या होता है, ये वैक्सीन कैसे हमारे शरीर में जाके असर करती है। ये अब हमारा पार्ट बन जाएगा। इस बात को समझना हमारे लिए जरूरी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे लिए टेक्नोलॉजी के साइड अब हम क्या हैं? अब हम सीधे साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, अब हम साइंस का इस्तेमाल करके क्या बना रहे हैं? वैक्सीन बना ले रहे हैं। और वैक्सीन बनाना अपने आप में एक तकनीक है, एक टेक्नोलॉजी है। तो इसीलिए हम इस टेक्नोलॉजी को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ऑफ कोर्स हम पढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे मान लो कि बीमारियों के नाम पर मुझे याद आ रहा है कैंसर। कैंसर जो है पहले के जमाने में लाइलाज था, किसी को कैंसर हो जाए वो बेचारा नहीं बचता था, वो उसकी डेथ तय थी। आज भी ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका इलाज नहीं है हमारे पास, जैसे कि एचआईवी एड्स जैसे खतरनाक बीमारी का हमारे पास कोई भी इलाज नहीं है। और सोचो अभी भी आज भी हमारा साइंस इतना टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप कर पाया है जिससे कि हम एचआईवी एड्स जैसे प्रॉब्लम का इलाज ढूंढ सके। लेकिन हाँ, कैंसर अब बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट हो सकता है। इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे नए टेक्नोलॉजीज बनाए हैं। तुम लोगों ने तो सुना भी नहीं होगा, है ना? जैसे कैंसर के लिए मैं तुम्हें आज एक नया नाम देता हूं, इसका नाम है बेटा कार टी सेल थेरेपी। कार टी सेल थेरेपी इंडिया में अभी हाल फिलहाल में 2024 की बात बता रहा हूं, 2024 की बात बता रहा हूं, पहला कैंसर का इलाज करने के लिए कार टी सेल थेरेपी जैसा कोई एक नई दवा, एक नया मेडिकेशन प्रोसीजर, पूरा का पूरा नया प्रोसेस था, उसको यहां पर रखा गया, उसको अप्रूवल मिल गया। तो सोचो कि ये इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं हमारे लिए? बिल्कुल होगा भाई, बिल्कुल होगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट। तो हमारे हिसाब से जैसे किसी ने अभी शहजाद अली ने बताया कि सर स्टेम सेल्स, है ना, स्टेम सेल्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल है बेटा, स्टेम सेल्स अभी बाकी लोग को पता ही नहीं होगा। तो स्टेम सेल्स जब भी हम पढ़ते हैं ना, तो हम पहले स्टेम सेल्स को पढ़ते हैं, और एक बार स्टेम सेल अगर हमने पढ़ के समझ लिया तब हम इसके आगे बढ़ते हैं और इसके
एप्लीकेशन को पढ़ते हैं स्टेम सेल थेरेपी के अंदर। तो थेरेपी जो है, थेरेपी का मतलब क्या होता है? इलाज। स्टेम सेल का इस्तेमाल करके कोई भी हम इलाज ढूंढ रहे हैं। अब तुमको स्टेम सेल्स का मतलब ही नहीं पता है, इसलिए तुम इसको रिलेट नहीं कर पाओगे अभी, लेकिन फिर भी ये कुछ तो ऐसा चमत्कार है। मैं तुम्हें आज सिर्फ और सिर्फ एक क्यूरियोसिटी डेवलप कर देता हूं। मैं तुम्हें एक बढ़िया बात बताता हूं, साइंटिस्ट लोग का कंप्लीटली गारंटी है ये कि अगर हमने स्टेम सेल थेरेपी को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया तो इस थेरेपी के पास में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि वो इंसान को अमर बना देगा। इंसान मरेगा ही नहीं, कभी इंसान मर ही नहीं सकता। अगर स्टेम सेल थेरेपी हमारे पास में स्ट्रांगली आ जाए ना, जितना हमारे पास कॉन्सेप्ट है, जितना हमने इसका साइंस समझा है, उस सभी साइंस को अगर हमने टेक्नोलॉजी में तब्दील कर दिया, बदल दिया, तो इंसान अमर हो जाएगा। इंसान ना कभी बूढ़ा होगा, मतलब जैसे तुम लोग मूवीज में देखते हो ना कि अरे सर ये तो कभी बूढ़ा ही नहीं हो रहा है, तो वैम्पायर बन गया है, लग रहा है वैम्पायर बन गया है ना। हम लोग ट्वाइलाइट मूवी देख कर आ रहे हैं सर, जॉम्बी को देख रहे हैं सर। अरे वो सब स्टेम सेल थेरेपी से क्लियर हो सकता है। तो हमारे पास में ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिसके बारे में हमें शायद अभी 12th पास करने के बाद नहीं पता होता, बट ये सब पढ़ेंगे अपन, है ना, ये सब पढ़ेंगे और बड़ा मजा आएगा तुमको पढ़ के। तुमको अपने जीवन के ऐसी चीजों के बारे में पता चलेगा जो तुमको लगेगा बाद में कि यार ये तो पता होना चाहिए था यार, यही नहीं पता। जैसे तुमसे सुना ये कितना सिंपल चीज है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये आया होगा ना कि अरे यार यही नहीं पता है, रोज आलू उबाल रहे हैं हमारे घर वाले, सीटी बज रही है, हमें यही नहीं पता है यार, तो बड़ी दिक्कत की बात है। तो हमारे लिए बेसिकली ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अब देखो ये जितने भी बायो वाले हैं ना, ये बहुत उछलते हैं इन सब टाइम पे, मुझे पता है। ये जितना भी एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स की बात कर रहे हैं, ये ब्रैकीथेरेपी की बात कर रहे हैं, है ना, ये सब चीजों पर कभी आना मत, है ना, इनके बहलावे फुसलावे में कभी मत आना बेटा। ये तुमको ऐसे ही कठिन कठिन शब्द फेंक फेंक के डराएंगे, लेकिन हम जो हैं इसको चेंज कर देंगे। अरे प्रद्युमन पाल तुम यहां कैसे आ गए? प्रद्युमन नारायण पाल, तुम तो बेटा पुराने बैच में थे शायद। तुम वही प्रद्युमन पाल हो कि दूसरे हो? मुझे तो तुम्हारा नाम याद है। या प्रद्युमन पाल तुम वो जो है, क्या नाम है यार, तुम अच्छा यूट्यूब पर मेरे से पढ़ते थे क्या पहले, शायद ऐसा मुझे याद आ रहा है, क्योंकि इस बच्चे का नाम मैंने इतना सुना है, इतना सुना है। है ना। तो बेटा साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज फुल ऑफ क्यूरियोसिटी, फुल ऑफ क्यूरियोसिटी। जैसे बहुत सिंपल सी बात है, जैसे मैं तुम्हें बताता हूं। अब देखो मैं तुम्हें एक और क्यूरियोसिटी वाली चीज बताता हूं। देखो जैसे कि मान लो अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, मान लेते हैं कि ये अर्थ है हमारा, ठीक है भाई। इस अर्थ पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास में ना, तुमको पता ही होगा कि हमारा ऐसे ना ऑर्बिट में बहुत सारे सैटेलाइट्स वगैरह घूमते रहते हैं। अभी देखो तुम कितना न्यूज में था, एक सैटेलाइट यहां पर है, एक सैटेलाइट यहां पर है। हम बोलते हैं कि ये तो हमें पता ही है सर कि यहां पर ना इसको ग्रेविटेशनल पुल अंदर की तरफ खींच रहा है, लेकिन ये गिरता क्यों नहीं है? क्यों नहीं गिरता ये? इसके पीछे कारण क्या है? गिरता क्यों नहीं है ना? छवि, तुम्हारा नाम सुना, अब बेटा सुन लिया। बुक्स की डिलीवरी कब तक होगी? बेटा अभी देखो डिलीवरी वाले बॉय को मैं फोन करता हूं, है ना। हाँ डिलीवरी वाले भैया, ये आराध्या स्वदतकर हैं, इनकी बुक डिलीवरी जल्दी से कर दीजिएगा, ठीक है। ओके ओके थैंक यू। देखा बेटा तुरंत सॉल्व हो गया तुम्हारा काम, सिंपल था। मेरे को क्या पता यार कि बुक की डिलीवरी, मेरा काम पढ़ाना है बेटा, मैं पढ़ाने आया हूं, मुझे सच में कुछ नहीं पता होता कि बुक की डिलीवरी कौन करता है, कहाँ जाता है, किताब कौन भेजता है तुमको। हमारा काम है सिर्फ बेटा पढ़ाना, है ना, तो हमें उतना डिटेल में पता नहीं होता है, ठीक है। अच्छा कुछ लोग लिख रहे हैं यहां पर कि सर एस्केप वेलोसिटी हो सकती है, सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कुछ कुछ बातें उनमें से सही है, सारी बातें तो नहीं है, लेकिन कुछ बातें उनमें से सही है। तो डेफिनेटली हम लोग इसको स्पेस टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। एक और मजेदार बात बताता हूं तुम्हें, जैसे तुमको पता है कि अगर जैसे जब हम स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो हम इन बातों को पढ़ेंगे कि हमारे सोलर सिस्टम में, तुमको पता है हमारा सोलर सिस्टम बचपन से पढ़ते आ रहे होगे बेटा, सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स तो तुम्हें पता ही होंगे यार,
इतना तो मैं मान के चल सकता हूं कि यार हमारे प्रारंभ के बच्चे हैं, इतने शातिर दिमाग के बच्चे हैं, इनको हमारे सोलर सिस्टम के बारे में तो पता ही होगा। अगर ये तुम्हारे लिए सन है तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास में सोलर सिस्टम में सर सबसे पहले क्या आता है, मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर उसके बाद सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इन सब जगहों पर अगर मैं तुमसे पूछता हूं सबसे ज्यादा पानी कहां पर मिलता है, तुम बोलोगे सर हमारे अर्थ पर मिलता है। मैं बोलूंगा ना, अर्थ से भी ज्यादा पानी हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद है। कहां? कभी पता ही नहीं सर, हमें पता ही नहीं गया, कोई पढ़ाया ही नहीं हमें, ऐसे कैसे हो गया, ये तो गलत बता रहे हैं आप। नहीं नहीं नहीं, हम मान ही नहीं सकते। हाँ भाई, नेपच्यून पर है, वीनस पर है, अर्थ पर है। वीनस जितने लोग बोल रहे हैं ना, मैं वीनस का हाल बताऊंगा, अभी तुम सब लोग डर सहम जाओगे कि अरे सर वीनस इतना खतरनाक है। वीनस बहुत खतरनाक है भाई। वीनस प्लैनेट पर हम लोग तो एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते। क्यों पता है? क्योंकि इस वीनस प्लैनेट पर जो बादल बनते हैं, यहां पर बादल है बेटा, बादल है। वीनस के चारों तरफ ना तुम्हें बादल दिखेंगे, लेकिन ये बादल पता है किसके बनते हैं? ये बादल बनते हैं बेटा सल्फ्यूरिक एसिड के, H2SO4 के बनते हैं। हाँ, हमारे यहां तो एसिड रेन जब हम लोग बचपन में कभी पढ़ते होंगे तो उसमें पानी में 2-4 बूंद एसिड की मिल जाती होगी। भाई यहां साक्षात एसिड ही बरसता है, H2SO4। और मैं तुम्हें एक और बढ़िया बात बताता हूं। तुम लोगों ने क्या ये बात जानी है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो हमारे यहां पर क्या काम करता है? हीट ट्रैप कर लेता है। और हमारे अर्थ पर पूरे वातावरण की अगर बात करें, पूरे वातावरण में, पूरे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ और सिर्फ 0.03% है। हालांकि अब इससे बढ़ गया है ना, इससे थोड़ा सा बढ़ गया है, 0.04 तक पहुंच गया है। मतलब कि अब इसके आगे मैं अभी तुम्हें इतना वो नहीं बताना चाह रहा हूं, लेकिन सोचो। और हम बोल रहे हैं कि सर ग्लोबल वार्मिंग, सर ग्लोबल वार्मिंग। अरे बेटा ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है? बोल रहे हैं कि सर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। सर कितना बढ़ गया है बेटा? अरे सर बहुत ज्यादा बढ़ गया है सर, 0.04% हो गया। अरे ये ज्यादा है, 0.03 था, 0.04 हो गया, इसमें क्या ज्यादा है? बोले अरे उतने में ही कांड हो जा रहा है सर, कांड हो जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो जा रही है सर। अर्थ जो है, अर्थ का पूरा ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर ही बढ़ जा रहा है। अरे बाप रे बाप। मैं तो बताता हूं वीनस पे पता है कितना कार्बन डाइऑक्साइड है? 95% कार्बन डाइऑक्साइड है उसके एटमॉस्फेयर में, 95%। समझ रहे हो? वहां का तापमान इतना भयानक तरीके से, इतना जबरदस्त तरीके से भाई साहब घूमता है ना, वीनस पर हो ही नहीं सकता। कहीं एसिड की बारिश हो रही है, 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, अभी तो आधा ही बताया है। इसका जो एक दिन होता है, एक दिन, वो अर्थ के लगभग 243 दिन के आसपास होता है। इसका मतलब है कि इसके ऊपर, इसके खोपड़िया पर ना हमेशा 120 दिन लगातार सूरज चमकता है, लगातार। अब तुम सोचो, हमारा तो अभी गर्मी का हालत खराब होने लगा है भाई, कि साहब ये जो सवेरे सवेरे 7 बजे से धूप निकलकर शाम में 5 बजे तक धूप निकलता है ना, अरे भैया यही 10 घंटे में मरण हो जाता है। 11-12 बजते बजते ऐसी चिलचिलाती धूप पड़ती है कि बाहर निकलते हैं तो ये ऊपर से सिर जो है वो चिटकने लगता है सर, टक टक की आवाज आती है। तो अब सोचो कि यहां पर तो 7 घंटे में, 10 घंटे में ऐसा बवाल है, यहां 120 दिन लगातार सूरज है। अरे नहीं बेटा, तुम तो सारे के सारे प्लैनेट्स जो हैं वो गिना ही दोगे। अरे भाई साहब, प्रद्युमन पाल जो हैं वो आ गए अपने जबरदस्त आंसर के साथ कि सर जुपिटर का मून यूरोपा। ये सही आंसर है भाई, बिल्कुल सही आंसर है। जुपिटर के पास में ना बहुत सारे मून हैं। टोटल कितने मून है जुपिटर के पास? 95 मून। अरे अब बढ़ गया, सॉरी, इसमें 3 नए मून आ गए, या 4 नए, 99 हो गया है अब, 99 मून्स हो गया है अब जुपिटर के पास में। तो इसमें जो है, इसमें एक मून है, इसका एक मून है जिसको बोलते हैं यूरोपा। यूरोपा में साइंटिस्ट लोग का मानना है कि यहां पर ना सब सरफेस ओशियन है। क्या है भाई? यहां पर क्या है बेटा? सब
सरफेस ओशन। जैसे कि हमारे यहां अर्थ पर सरफेस ओशियन है, हमें ऊपर ऊपर ही सारा ओशन दिखता है, यहां पर सरफेस के नीचे है, सब सरफेस है। सब सरफेस में फिर ऊपर क्या है सर? बोल रहे बर्फ है। पहले तो कम से कम ऐसे 50 से 100 किलोमीटर मोटा बर्फ है, और उसके नीचे अथाह पानी है, अथाह पानी, इतना पानी है कि अर्थ से भी ज्यादा पानी है। अब इन सब चीजों के लिए मिशन भेजा गया है, इन मिशंस के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और ये मिशन बेटा, लेकिन जो यूरोपा पर जाने वाला मिशन है ना, ये अभी अभी 2024 में गया तो है, लेकिन उसको यहां तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा। वो कब पहुंचेगा? वो पहुंचेगा बेटा 2030 में। तब तक तो तुम लोग एग्जाम दे दा के निकल चुके होगे, है ना? तो हम लोग देखेंगे, लेकिन पढ़ेंगे तो है ही कि यहां पर इसका नाम है यूरोपा क्लिपर मिशन, और ये 2024 का ही चला हुआ है। ये पहुंचेगा भाई साहब 2030 में। हमारे अर्थ से जुपिटर इतना दूर है कि एक सैटेलाइट, एक पूरे स्पेसक्राफ्ट को पहुंचने में भाई साहब 6 साल लग जा रहे हैं। 6 साल बाद पहुंच रहा है वो। सोचो कितनी दूर होगा जुपिटर हमसे। बहुत दूर है बेटा, बहुत दूर। अभी एग्जैक्ट कितनी दूर है वो भी हम समझेंगे जब हम इस सब्जेक्ट में थोड़ा और डीप डाइव करेंगे। चलो, अब मैं तुम्हें इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा और रूबरू करता हूं। थोड़ा सा क्यूरियोसिटी जगाना था मुझे तुम्हारे अंदर में। अब मैं तुम्हें इस सब्जेक्ट के सिलेबस को दिखाना चाहता हूं, ताकि इस सब्जेक्ट का सिलेबस तुमको बिल्कुल क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग के साथ पता रहे। अभी तक की बातें अगर तुमने नहीं लिखी हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इसके अलावा अब तुमको बेटा जो बातें मैं बताने जा रहा हूं, अब उन बातों को तुम्हें लिखना जरूरी है। मैं तुम्हें बता रहा हूं सबसे पहले, ठीक है? इसको तुम जरा अपने कॉपी में लिखना स्टार्ट करना। जो भी तुमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कॉपी बनाई होगी, जिसमें तुम आगे चल के साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ोगे, इसके लिए एक अलग से नोटबुक बना लेना बेटा। कोशिश करना कि ये प्लेन शीट हो, है ना? बचपन में हम लोग वो जो बचपन में देखो 4-4 लाइन वाली रूल पर लिखते थे, है ना? 4-4 लाइन वाली रूल पर तुम्हें याद होगा कि टीचर हमसे लिखवाती थी, ये बेटा ए, ये जी, ऐसे। तो ये वाली कॉपी अब हट गई। अब उसके बाद हमारी कौन सी कॉपी आ गई? उसके बाद ऐसे 2 रूल वाली कॉपी आ गई, जिसमें हम हिंदी लिखते थे, लेकिन बाद में पता नहीं किसने बोला तो हम इंग्लिश भी लिखने लगे इसी में, ऐसे। अब ये भी गई। इसको इतनी प्रैक्टिस करा दी गई है बचपन से कि अब तुम एक ब्लैंक पेज पर लिख सकते हो, है ना? तो इस ब्लैंक पेज पर लिखते रहना। और ऐसे ही ब्लैंक पेज पर तुम कैसे लिखोगे इसको? हमेशा याद रखना कि मेरे लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, एक इतना दूर का हिस्सा जो है वो तुमको छोड़ देना है। क्यों छोड़ना है सर? क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीजें करंट से आती हैं, तो उन करंट वाली चीजों को हमें कई बार हो सकता है बाद में भी अपडेट करते रहना पड़े, तो उसके लिए थोड़ा स्पेस रहेगा, तो आराम से तुम इसमें कुछ कुछ 1-2 पॉइंट्स लिख सकते हो। तो फिर अगर अब इन सब के बाद, अच्छा तुम्हारा मन अगर बाजू में छोड़ने का नहीं है बेटा, तो तुम यहां पर छोड़ देना ऐसे, बाकी ऊपर ऊपर पूरे में लिख लो, तुम्हारी मर्जी, कैसे भी कर लो, है ना? तुम्हारी मर्जी है, बस थोड़ा स्पेस छोड़ देना। अभी छोड़ने की जरूरत नहीं है, जब हम फॉर्मली पढ़ेंगे तब करना है। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं बेटा, सिलेबस को जरा डिकोड करना। हमारे पास में आखिरकार सिलेबस के नाम पर क्या है? जब भी हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो व्हाट डू वी हैव इन आवर सिलेबस? सबसे पहले तुमको पता होगा कि ये तुम्हारे लिए एक जीएस पेपर 3 का पार्ट है। जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है, और यहां पर तुम लोग को ये पूरा जीएस पेपर 3 में एक छोटा सा सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का होता है। जीएस पेपर 3 में ऐसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि तुम्हारे पास में होता है इंडियन इकोनॉमी, तुम्हारे पास में इसी में होता है एग्रीकल्चर, इस जीएस पेपर 3 में तुम्हारे पास में होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, इसी में तुम्हारे पास में होता है, फिर आता है तुम्हारे पास में साइंस एंड टेक, उसके बाद में आता है तुम्हारे पास में इन्वायरमेंट, इसके बाद तुम्हारे पास में आता है डिजास्टर मैनेजमेंट, और उसके बाद में आता है तुम्हारे पास में इंटरनल सिक्योरिटी। तो इस सब्जेक्ट का, इस जीएस पेपर 3 में बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक छोटा पार्ट हमारे पास में क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है भाई। दूसरी बात कि सर अगर ऐसा है तो मेंस में क्या सभी से बराबर क्वेश्चन आते हैं? नहीं,
साइंस एंड टेक्नोलॉजी से तुम्हारे पास में जो क्वेश्चंस आने की संभावना है, 250 नंबर का तुम्हारा पेपर होता है, तो उसमें से लगभग 45 से 50 नंबर का जो सवाल है वो कहां से आता है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आता है। 45 से 50 नंबर का सवाल जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आता है। ये कब की बात बता रहा हूं मैं? ये तुम्हें मेंस की बात बता रहा हूं मैं। अब जब भी हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो एक बार जरा ये भी समझ लेते हैं कि सर प्रीलिम्स में फिर क्या होता है। अगर मैं तुम्हें यहीं पर बता दूं कि अगर प्रीलिम्स की बात करते हैं तो हर साल प्रीलिम्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लगभग 10 से 12 सवाल आते हैं। 10 से 12 सवाल आते हैं। और मैं ये तुम्हें आज और अभी एक बहुत बढ़िया वादा कर सकता हूं कि अगर तुम मेरे साथ बने रहे शिद्दत से, जितनी बातें मैं तुम्हें बता रहा हूं उतनी बातों को अगर तुमने समझा, बूझा, डाउट आया तो पूछा, सब कुछ किया, और उसके बाद तुमने प्रैक्टिस जो मैं कराई उसको भी अच्छे से किया, इन सब के बाद तुम बहुत आसानी से 8 से 9 सवाल एग्जाम में करके ही आओगे। करके ही आओगे, मैं ये बोल रहा हूं, करके ही आओगे, ये गारंटी है। बस तुम्हें मेरे कहे हुए हर एक बातों को मानना है। और मैं बता रहा हूं बेटा, 8 से 9 सवाल बहुत होते हैं इस एग्जाम में। अभी तुम लोग बहुत नए हो, लेकिन लोग ना आधे नंबर को तरसते हैं, 0.3 नंबर को तरसते हैं, 0.1 नंबर को भी तरसते हुए मैंने देखा है बच्चों को। तो इतने छोटे छोटे पॉइंट्स पर बच्चे जो है ना, उनका पूरा साल बर्बाद हो जाता है। यहां तो 8 से 9 सवाल हैं जिसके अंदर तुमने अगर सही से किया तो बहुत बढ़िया तरीके से 16 से 18 मार्क्स की बात कर रहा हूं मैं। और इससे तो भाई साहब तुम गंगा नहाओगे, तुम इससे मतलब कि इतना कॉन्फिडेंस गेन कर लोगे। तो इसीलिए ये अपने लिए जरूरी है, ठीक है, ये अपने लिए बहुत जरूरी है। सर यूपी एक्सेंट सभी सर की, एसबीआई सर की, एसबीआई सर कहां? एसबीआई तो बैंक होता है बेटा। 6 से 12 की एनसीईआरटी पढ़े साइंस की या नहीं? अगर समय है तो पढ़ लो, नहीं समय है तो मैं पढ़ा दूंगा। करेंगे भाई, करेंगे, प्रॉमिस करते हैं, अभी के अभी करेंगे। अभी सब लोग जरा प्रॉमिस करो, तो प्रॉमिस करो भाई, अभी के अभी प्रॉमिस करो मेरे को कि सर आप जैसा बोल रहे होंगे वैसा हम लोग इस सब्जेक्ट के लिए डेफिनेटली 100% फॉलो करेंगे। पिंक की प्रॉमिस करनी भाई सभी को। आ जाओ फटाफट से, तुरंत के तुरंत। अरे कोई नहीं कर रहा? हाँ अभी स्टार्ट हुआ। प्रॉमिस है भाई, प्रॉमिस है, सभी का प्रॉमिस आना चाहिए। पिंकी प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस जो होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रॉमिस होता है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता है। ठीक है, वेरी गुड। तुम सबके प्रॉमिस मेरे पास इंटैक्ट रहेंगे और इससे कभी डेविएट नहीं होना है ना। ये दिन याद रखना कि पहले दिन ही सर ने अपना पिंकी प्रॉमिस मनवा लिया था, अब इसको तोड़ना नहीं है, ठीक है। यस, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बहुत थैंक यू मेरा इतना सपोर्ट करने के लिए। तो अब हम बात करते हैं, देखो प्रीलिम्स में कितना वेटेज है ये तुमको पता चल गया इस सब्जेक्ट का, मेंस में कितना वेटेज है तुमको ये पता चल गया। लेकिन तुम इतना समझना कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी बस यहीं पर अंत नहीं होता है, इसमें से तुम बहुत सारे टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल्स देते हो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में। तुम इसको पॉलिटी में भी रिलेट करते हो। पॉलिटी में बेटा तुम जब पढ़ोगे ना डीपीडीपी एक्ट, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, तो वहां पर भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी आएगी। जब तुम इकोनॉमी पढ़ रहे होगे, इस इकोनॉमी में जब भी तुम बात कर रहे होगे क्रिप्टो करेंसी की, क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करता है? ये बेटा काम करता है, एक टेक्नोलॉजी होती है जिसका नाम होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक क्रिप्टो करेंसी क्या है समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हर एक सब्जेक्ट में ना तुमको इसका योगदान देखने को मिलेगा। तुम ज्योग्राफी की बात कर रहे हो भाई, ज्योग्राफी में तुम लोग क्या पढ़ते हो? क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हो, क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हो। क्लाइमेट बनता कैसे है? छोटे छोटे वेदर से बनता है। जैसे अभी मोबाइल में तुम अगर निकाल कर वेदर देखोगे तो तुमको बताएगा कि भैया 42 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, या फिर 38, 35, 35, 37 डिग्री सेल्सियस का तापमान है। इन सभी टेम्परेचर के हिसाब से
इतनी ह्यूमिडिटी है, इतना विंड का स्पीड है, बहुत सारी चीजें हैं इन सब में, तो ये सब मिलेगा। लेकिन बेटा इन सभी वेदर का डेटा इनको देता कौन है? कौन देता है? अरे भैया हमारे ऊपर आसमान में क्या लगे हैं? सैटेलाइट लगे हैं। और ये सैटेलाइट जो होते हैं, ये सैटेलाइट बेसिकली कौन से सैटेलाइट होते हैं? ये वेदर सैटेलाइट होते हैं। ये वेदर सैटेलाइट कैसे काम करते हैं? कौन सी वेदर सैटेलाइट इंडिया के लिए काम कर रही है? इंडिया का एक बहुत फेमस डिपार्टमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट डेली मौसम विभाग है, एक तरीके से तुम ऐसा मान सकते हो, मौसम विभाग है भारत का, और वो हमारे प्यारे भारत के मौसम के बारे में डे टू डे इंफॉर्मेशन देता है हमें। लेकिन उसको इंफॉर्मेशन कौन देता है भैया? उसको इंफॉर्मेशन देता है वेदर सैटेलाइट। ठीक है, इसीलिए हर एक जगह पर, ये तो मैंने कुछ ही सब्जेक्ट बताए, तुम्हारा एथिक्स में भी आएगा। एथिक्स जब पढ़ोगे ना तुम, पेपर 4 एथिक्स को जब पढ़ोगे तो उसमें भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी आती है। कैसे? तुमसे पूछा जाएगा कि एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है बेटा डीप फेक। डीप फेक टेक्नोलॉजी है। तुम बताओ कि तुम्हारे लिए यह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना कहां तक एथिकल है, या लोग इसका इस्तेमाल जो कर रहे हैं क्या वो एथिकल है? लोग किसी के भी फेस से, किसी भी बॉडी से रिप्लेस कर दे रहे हैं और बोल रहे हैं, और लोगों में वो फोटो सोशल मीडिया पर अपडेट कर दे रहे हैं। बेटा ये तो गलत इस्तेमाल हो गया ना टेक्नोलॉजी का। तो ऐसे टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल गलत भी हो सकता है, और जहां गलत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा तुरंत एथिक्स आ जाएगा, एथिक्स आके समझाएगा तुमको, है ना। तो बहुत सारी चीजें जो है ना तुम्हारे इन सभी सब्जेक्ट से जुड़कर आएंगी। तो हम साइंस एंड टेक जब पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग की बेटा बत्ती जलना शुरू हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट इस सब्जेक्ट के साथ यही है, जैसे ही दिमाग की बत्ती जलती है ना तो हम बाकी सब्जेक्ट्स को और अच्छे तरीके से क्वेश्चन करना सीख जाते हैं कि अच्छा ऐसा है, क्यों ऐसा क्यों हो गया, अच्छा इसके पीछे ये रीजन है। अरे यार जैसे ही तुमको रीजन पता चला भाई साहब, तुमको तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया। यही तो चाहिए हमें। अगर तुमको किसी भी प्रॉब्लम का रीजन पता चल जाए, रीजन मिलते ही तुमको समझ में आ जाएगा अच्छा ये है इसके पूरे के पूरे प्रॉब्लम की जड़। अब तुमको सारा कॉन्सेप्ट हमेशा याद रहेगा। इसीलिए यह सब्जेक्ट इतना जरूरी है उन बच्चों के लिए भी जिन्होंने कभी साइंस एंड टेक नहीं पढ़ा है, या फिर मन से नहीं पढ़ा है। कम से कम साइंस तो सभी पढ़ते हैं। चलो बेटा अब हम आते हैं वापस, और मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं इसके सिलेबस को। बस थोड़ी देर और पढ़ेंगे अपन, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, डोंट वरी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, और यहां पर हम बात करते हैं किसके लिए? हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, देखो ध्यान से सुनना, यहां पर डेवलपमेंट्स इसको लिखना है बेटा तुमको, है ना। ये वाला टॉपिक तुम्हें पूरा लिखना है। डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट एंड देयर application and effect in everyday life। यहां पर कुछ शब्दों के बारे में तुम्हें बहुत अच्छे से समझना है। यह लिखा है कि किसका डेवलपमेंट चाहिए बेटा हमें? साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमें चाहिए डेवलपमेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा एप्लीकेशन। यह बहुत जरूरी है ना। जैसे हमने वेदर सैटेलाइट पढ़ लिया, लेकिन इसका एप्लीकेशन क्या है? अरे एप्लीकेशन ये है कि ये हमारे मौसम विभाग को सारी जानकारियां देता है। उससे हम लोग साइक्लोन कब आएगा कि नहीं, किस दिन आएगा, किस समय आएगा, सब कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो हमारे यहां पर एप्लीकेशन का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। तो कोई भी चीज अगर पढ़ो, कोई भी चीज पढ़ो, उसका एप्लीकेशन जरूर से पढ़ना है। यह हमेशा याद रखना, एप्लीकेशन पढ़ना बहुत जरूरी है ना भाई। अरे ये गोदरेज प्रॉमिस कौन कर रहा है भाई? गोदरेज क्या, गोदरेज बहुत मजबूत चीज है क्या? कि सर गोदरेज ऐसी चीज है सर, फेविकोल का जोड़ कभी टूटेगा ही नहीं। तो फेविकोल प्रॉमिस करो फिर, मजबूत जोड़ सर, टूटेगा ही नहीं। है भाई तुम जाओ। हाँ, दूसरे नंबर पर बेटा दूसरा लाइन जो सिलेबस के लिए लिखा है वो लिखा है बेटा अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब देखो ये कितनी बढ़िया बात है यार। हम लोग इंडिया में रह के
अगर इन लोगों के बारे में ना जाने जिन्होंने इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कहां से कहां तक पहुंचाया है, अगर हमें विक्रम साराभाई के बारे में नहीं पता है, अगर नाम सुना होगा बेटा तुमने, है ना, साइंटिस्ट लोगों का नाम बहुत, सबको एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पता है ना। यहां पर ऐसा कोई भी बच्चा इस क्लास में नहीं होगा जिसने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम ना सुना हो। लेकिन अगर मैं उनसे पूछूंगा कि बेटा अब्दुल कलाम साहब ने एग्जैक्टली किया क्या था, और या फिर मैं तुमसे पूछूंगा चलो 5 काम बता दो कलाम साहब के जो उन्होंने किए थे टेक्नोलॉजी के फील्ड में उसको इंप्रूव करने के लिए, तो शायद हम नहीं बता पाएंगे। इसीलिए यूपीएससी हमसे बोलता है कि सिर्फ इनके नाम मत जानो, तुम ये भी देखो कि आखिरकार इन लोगों ने अचीव क्या किया था, और उससे तुम भी गर्वान्वित महसूस करो, अपने आप को तुम भी प्राउड फील करो कि भाई अच्छा ये अचीवमेंट इनका था, ओ वेरी गुड, क्या बात है ना। हाँ, सबको पता है बेटा मिसाइल मैन, लेकिन कितने लोग को पता है कि मिसाइल के नाम पर डॉक्टर कलाम साहब ने इंटीग्रेटेड हम लोग बोलते हैं IGMDP प्रोग्राम स्टार्ट किया था, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को स्टार्ट करने वाले थे हमारे कलाम साहब। उसके अंदर 5 मिसाइल्स बनाए थे इन्होंने। कौन कौन सा? पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। ये 5 मिसाइल के नाम थे। PATNA, पटना, पटना, पटना है भैया। ये क्या है? पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश। इन सब के बारे में हमें पढ़ना है अभी। तो हमें ना ऐसी बातों के बारे में पढ़ना है जो कि सच में इन साइंटिस्ट लोगों के करीब पहुंचाए हमें, तब जाके हम रियलाइज करेंगे कि भाई साहब इनका क्या जबरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा है यार। मतलब माइंड ब्लोइंग है, बिल्कुल एकदम दिमाग तुम्हारा खुल जाएगा कि भाई साहब सच में कितनी मेहनत की थी यार इन लोगों ने, उस जमाने में की थी जब उतना टेक्नोलॉजी डेवलप भी नहीं था। तो इन्होंने ना सच में बहुत कुछ किया है। इसीलिए अगला टॉपिक हमारा आता है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। यहां पर अगला टॉपिक जो है हमारा वो है बेटा इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। सबसे पहले तो तुमको क्या इंडिजिनाइजेशन का मतलब पता है क्या? कोई बताएगा मुझे? कोई प्लीज सजेस्ट कर दे कि सर इंडिजिनाइजेशन का मतलब क्या होता है। हाँ भाई, आप में से कौन धुरंधर है, हमारे क्लास का धुरंधर, जो इंडिजिनाइजेशन का मतलब बताएगा? सत्या, बस पृथ्वी भूल गए तुम, बाकी सारे याद आ गए तुम्हें। पृथ्वी, पी से पृथ्वी है। पृथ्वी, अग्नि, नाग, त्रिशूल, आकाश। नहीं पता? देखा इंडिजिनाइजेशन। अच्छा, किसी ने बता दिया इंडिजिनस होता है, किसी ने बताया स्वदेशी होता है। सर इसका मतलब इंडिजिनाइजेशन का मतलब होता है स्वदेशी। यह सही है, लेकिन वो इंडिजिनस का मतलब होता है स्वदेशी। इंडिजिनाइजेशन का मतलब क्या होता है? हाँ, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में भी पढ़ेंगे बेटा, उसके बारे में तो बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो तो। हाँ, इंडिजिनाइजेशन का मतलब है बेटा मेकिंग, हाँ स्वदेशीकरण। किसी ने लिखा क्या? स्वदेशीकरण। ये बिल्कुल सही शब्द है, स्वदेशीकरण। मतलब कि कोई भी तकनीक तुम दुनिया जहां में कहीं पर भी देख रहे हो, अगर हमने उसको अपने भारत प्यारे देश में बना लिया, हमने अपने प्यारे देश में बनाया, तो इसी को क्या बोल देंगे हम कि ये हो गया है सर अब यहां पर हमारा इंडिजिनाइजेशन। इंडिजिनाइजेशन कि वो कहीं पर भी बन रहा हो उससे में नहीं मतलब है, लेकिन हम भी इसको अपने इंडिया में खुद के दम पर बना सकते हैं। खुद के दम पर इंडिया के अंदर बनाया हुआ चीज कहलाता है इंडिजिनाइजेशन। तो इसमें क्या लिखा है कि टेक्नोलॉजी को इंडिजिनाइज करो। इंडिजिनाइज करने का मतलब है जितनी भी नई तकनीक आती है उनको, अब ये तकनीक कौन सी होंगी? वो किसी ने तो पहले ही बना रखा होगा, तभी तो हम उसका क्या करेंगे? भारतीयकरण करेंगे। तभी तो उसका भारतीयकरण करेंगे। हम अपने देश में तभी तो बना रहे होंगे। इंडिजिनाइज तभी करेंगे ना जब किसी दूसरे देश में पहले से ही बन चुका होगा। तो ये तो लिखा ही लिखा। उसने बोला कि भैया दूसरों की कॉपी करते रहोगे फिर तो तुम नए क्या करो? डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी, नई तकनीक भी बनाओ और दुनिया जहां से सीख के उसको भारत में भी बनाओ। तो ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिनको कि हम इस तरीके से समझेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शानदार तरीके से समझेंगे। अगला ऐसे ही एक टॉपिक हमारे पास में आता है। यहां पर अगला जो टॉपिक आता है बेटा हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, वो आता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। इसमें ना बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। वो बोल रहा है कि भाई देखो हमें ना
क्या चाहिए बेटा? जागरूकता चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, जागरूकता चाहिए हमें। कहां कहां जागरूकता चाहिए? वो बोल रहा है भैया देखो तुम्हें जागरूकता चाहिए इन द फील्ड्स ऑफ आईटी। आईटी का मतलब होता है बेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके साथ साथ वो बोल रहा है तुमको अंदाजा होना चाहिए स्पेस के बारे में। और भी बातें बोलता है बेटा। ये बोलता है तुमको अंदाजा होना चाहिए कंप्यूटर्स के बारे में, तुमको अंदाजा होना चाहिए रोबोटिक्स के बारे में। रोबोटिक्स जो है वो बेटा वो चिट्टी वाला रोबोटिक्स नहीं है, ये दूसरा वाला रोबोटिक्स है ना। तुम्हें अंदाजा होना चाहिए नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, तुमको अंदाजा होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। तो तुमको इन सभी फील्ड में क्या चाहिए बेटा? अवेयरनेस चाहिए। ये लो भाई, इतना लंबा चौड़ा सिलेबस यही बना दिया इन्होंने। क्या क्या बना दिया? आईटी बना दिया, स्पेस बना दिया, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सब यही बता दिया इन्होंने। एक ही लाइन में सब निपटा दिया इन्होंने। और हमें तो इतना डिटेल में पढ़ना पड़ता है यार। और आखिरी लाइन यहां पर जो हम लिख रहे हैं वो आखिरी लाइन सिलेबस का है हमारे, जिसमें लिखा हुआ है इश्यूज रिलेटिंग विथ आईपीआर। आईपीआर क्या होता है? ये होता है बेटा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। नाम सुना है कभी इसका किसी ने? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अगर तुमने नहीं सुना होगा ना तो मैं बताता हूं तुमने इसके अंदर क्या सुना होगा। तुम लोगों ने जैसे कॉपीराइट का नाम सुना होगा, तुम लोगों ने पेटेंट का नाम सुना होगा। कॉपीराइट, पेटेंट, लोगो, है ना, या फिर तुम बोल सकते हो जीआई टैग, है ना, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जिसको बोलते हैं। तो जीआई टैग, जैसे कोई अगर झाबुआ डिस्ट्रिक्ट का होगा अगर यहां पर, तो उसको पता है कि उसके यहां पर जो कड़कनाथ मुर्गा मिलता है वो जीआई टैग्ड है। जैसे कि अगर कोई बैंगलोर से यहां पर पढ़ रहा होगा तो उसको पता होगा कि हमारे यहाँ का चिन्नापटना टॉयज जो है वो हमारे यहाँ पर जीआई टैग्ड है। अगर कोई उड़ीसा का होगा तो उसको पता होगा कि हमारे यहाँ का रसगुल्ला सर जीआई टैग्ड है। कोई बनारस से होगा, वाराणसी से होगा, उसको पता होगा सर बनारसी साड़ी जो है वो बहुत फेमस है। कोई कश्मीर का होगा तो उसको पता होगा कि सर मेरे यहाँ का पश्मीना शॉल जो है वो जीआई टैग्ड है। ऐसे पता नहीं कितने। हाँ, किसी ने ट्रेडमार्क का नाम लिखा वो भी आता है ना। यहां पर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, है ना, बहुत सारी चीजें। तो आईपीआर के अंदर में हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। लेकिन यूपीएससी को क्या चाहिए? यूपीएससी को चाहिए बेटा सिर्फ और सिर्फ क्या? इश्यूज। कि भैया इन सब में पंगा क्या है वो बताओ हमें। बस पंगा चाहिए उसको, पंगा। इश्यूज क्या है आईपीआर के लिए? इश्यूज क्या है? रसगुल्ला इज फ्रॉम बंगाल सर। नो बेटा, नो। यही तो मिसकंसेप्शन, इसीलिए जानबूझ के बोला है मैंने। ये केस ना कोर्ट में गया था और कोर्ट का फैसला आया है कि जो रसगुल्ला है वो बेटा बंगाल का नहीं है जीआई टैग्ड, वो ओडिशा को मिला है। ठीक है, तो हमें लगता है कि सर वो नाम ही है सर रसगुल्ला। सर इट्स अ बंगाली नॉम सर। अरे बंगाली नॉम तो ठीक भाले नहीं, क्या बोलते हैं, भालू अच्छे, हाँ जो भी है। लेकिन फिर उसके बाद जो है वो वेस्ट बंगाल का सौंदेश, संदेश नहीं बेटा, सौंदेश बोलते हैं उसको, सौंदेश। तो सौंदेश है वो, तो वैसा है। ठीक है। अरे वाह, बायो पायरेसी की लोग बात कर रहे हैं, बाप रे बाप। ओहो, किसी ने तो उड़िया भी लिख दिया है। भारतीय कृष्ण बहेड़ा, क्या बात है। जीआई टैग क्या होता है सर? वो बेटा पढ़ेंगे, डोंट वरी, हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ते हैं जीआई टैग क्या होता है। किसी भी क्षेत्र का अगर कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है ना जो कि बड़े पुराने सालों से उनकी रीति रिवाज का पार्ट बनता है, उनके ट्रेडिशन का पार्ट है, उनके कल्चर का पार्ट है, और उससे वो कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि बाकी कहीं पर नहीं मिलेगा, ऐसे प्रोडक्ट को सरकार जीआई टैग का दर्जा दे देती है। जीआई टैग किसी भी प्रोडक्ट के साथ अगर लग जाता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, उसका जो लोगों के अंदर क्रेज है वो बढ़ जाता है। लोगों को लग जाता है कि अच्छा ये कुछ तो यूनिक चीज होगी तभी इसको जीआई टैग मिला है, लोग उसको ज्यादा खरीदने लगते हैं। बस यही है और कुछ नहीं, है ना। शाफी नाज बार बार फिशिंग बोल रहे हैं बेटा। फिशिंग जो है बेटा वो आईटी सेक्टर्स का पार्ट है। आईटी सेक्टर में हम लोग फिशिंग को भी पढ़ते हैं। जब हम लोग पढ़ते हैं ना कि पूरा वायरस क्या है ना, उसके मतलब वायरस मतलब अपने अंदर वाला वायरस नहीं, कंप्यूटर वाला वायरस। तो कंप्यूटर वाले वायरस को हम लोग मालवेयर बोलते हैं, मालवेयर।
मालवेयर, ऐसे मालवेयर जैसे कि हमारे पास में जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उसी में से एक जो हिसाब किताब होता है वो है हमारे पास में फिशिंग का भी। ठीक है, जीआई का फुल फॉर्म है बेटा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जीआई टैग में जीआई का मतलब है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। नैनो टेक्नोलॉजी में क्या हम सर आयरन मैन को पढ़ेंगे? नहीं, आयरन मैन का पूरा कैरेक्टर बेटा एक फिक्शनल कैरेक्टर है ना, फिक्शन कैरेक्टर है, वो सत्य घटनाओं पर आधारित नहीं है ना। तो इसीलिए हम आयरन मैन को तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम ऐसी चीजों को जरूर पढ़ेंगे जिसको सुन के तुम्हारा भेजा हिल जाएगा कि अरे सर ये भी हो सकता है, अरे कैसे, हम मान ही नहीं सकते सर, मान ही नहीं सकते, अरे मत मानो भाई, नैनो टेक्नोलॉजी तो बोलता है ना। ऐसी बातें हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब नहीं बेटा इंटेलेक्चुअल मतलब क्या होता है, अब ऐसी जितनी भी बातें तुमको पूछनी है, देखो जो साइंटिफिक मतलब होगा, हमेशा याद रखना, मेरी आदत है कि अगर मैं कोई भी साइंटिफिक शब्द लिखूंगा तो मैं उसका मतलब तुम्हें पहले ही बता दूंगा। अब इंटेलेक्चुअल शब्द जो है वो एक कॉमन शब्द है, कॉमन मतलब आम बोलचाल की भाषा वाला शब्द है। इनके मतलब अगर तुमको देखने हैं तो बेटा तुम्हारे लिए डिक्शनरी का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, हाँ मालदा आम भी है बेटा, मालदा आम भी है, बिल्कुल है, बिहार का है ना। तो बढ़िया बढ़िया यार, अब तो सीजन भी आ गया भैया इसका, जाओ बढ़िया खाओ पियो। लेकिन अब तुम इस बात को समझो कि हम इस पैटर्न पर नहीं पढ़ेंगे यार, हम इस पैटर्न पर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इस पैटर्न पर हमें कभी भी कोई क्लियर सिलेबस नहीं पता चलता है। अब हम कैसे पढ़ेंगे उसको समझो, हमारे टॉपिक्स कैसे होंगे उसको जरा एक बार में बस छोटा छोटा पॉइंट से लिख लो कि हाउ वी विल प्रोसीड, हाउ वी विल प्रोसीड, हम कैसे प्रोसीड करेंगे। हम सबसे पहले हो सकता है कि पढ़ें बायोटेक्नोलॉजी, इनमें ऊपर नीचे कुछ कुछ चीजें होती रहेंगी लेकिन हमें पढ़ना सब कुछ है, बायोटेक्नोलॉजी। हम इसके बाद पढ़ते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। तीसरे नंबर पर हम पढ़ सकते हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। चौथे नंबर पर हम पढ़ सकते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी। पांचवें नंबर पर हम पढ़ सकते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी। छठवें नंबर पर हम पढ़ सकते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सातवें नंबर पर हम पढ़ेंगे कितना हो गया, क्या बच गया अभी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। जब भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं हम लोग तो इसी के अंदर तुम्हारा आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसी के अंदर तुम्हारा आता है रोबोटिक्स, इसी के अंदर तुम्हारा आता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसी के अंदर तुम्हारा आता है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में भी हम लोग सबसे ज़्यादा जो पढ़ते हैं वो हैं क्वांटम कंप्यूटर्स और दूसरा हम पढ़ते हैं सुपर कंप्यूटर्स। अभी ये सब क्या है तुमको शायद कुछ भी ना समझ में आए, बट अभी के लिए तुम लिख लो, सिर्फ हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक चीज का मैं तुम्हें पूरा ज्ञान दूंगा, टेंशन मत लो। और आठवें नंबर पर हम लोग पढ़ते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो तुम देखोगे कि हमने ना अपना पूरा सिलेबस तो खत्म किया ही किया, लेकिन कई सारी चीजें हैं जो कि यूपीएससी में कहीं पर भी मेंशन ही नहीं है, हमने उसको भी लिखा है। जैसे कि सिलेबस में कहीं पर भी मेंशन नहीं है बेटा कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आएगा, कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि डिफेंस टेक्नोलॉजी से सवाल आएगा, कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से सवाल आएगा, और कहीं पर भी मेंशन नहीं है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर क्वांटम टेक्नोलॉजी या फिर सुपर कंप्यूटर्स, ये सब कहीं पर मेंशन नहीं है।
बट इन सब को हमें पढ़ना पड़ता है। मुझे कैसे पता चला कि इन सबको पढ़ना पड़ता है? क्योंकि मैंने पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की स्टडी की है और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ के मुझे पता चला कि भाई इन सब चीजों से भी तो सवाल आते हैं। और इसीलिए सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से साइंस एंड टेक नहीं खत्म होगा, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें पढ़नी पड़ेगी, तब जाके हमारे सारे सवाल कवर होंगे। कृतिका गर्ग का कहना है कि सर लाइंस वाली नोटबुक बेटा बच्चे इस्तेमाल करते हैं, तो अगर तुम्हें बच्चों से बड़प्पन में आना है तो बेटा मैं तो कोशिश करूंगा, मतलब मैं तो सजेस्ट करूंगा कि प्लेन ले लो। अच्छा, अगर मान लो ऐसा है कि तुमने खरीद लिया है पहले से ही, तो चलो उसको भर दो, एक आध नोट्स बना लो, उसमें कोई बात नहीं है, एक बना लो, उसके बाद चेंज कर लेना। लेकिन अगली बार जब भी खरीदो तो फिर प्लेन किताब खरीदना, क्योंकि यूपीएससी की भी जो आंसर शीट मिलती है ना तुम्हें मेंस में लिखने के लिए, उसमें बेसिकली सेम ही रहता है, प्लेन रहता है, उसमें कोई रूल वूल नहीं बना होता। सर एक बार वापस से बता दीजिए कि एनसीईआरटी से हमें फिलहाल क्या क्या पढ़ना है। देखो बेटा, एनसीईआरटी से तुम्हें जितनी भी चीजें पढ़नी होगी ना, मैं तुम्हें अलग से बताऊंगा और वो मैं खुद तुम्हें पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहां पर मैं तुम्हें सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं कि हमारे लिए बहुत सिलेक्टेड चैप्टर हैं क्लास 6 से लेकर 10th तक के। अगर मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ चैप्टर के नंबर गिना दूं ना, तो बहुत होंगे, अगर इसमें बहुत होंगे अगर बेटा, तो मुश्किल से 7 चैप्टर्स होंगे, 7 चैप्टर्स। और कई सारे चैप्टर्स ऐसे भी हैं जिनमें से सिर्फ और सिर्फ तुमको क्या पढ़ना है, इसका फर्स्ट पेज पढ़ना है, बस। तो इसीलिए एनसीईआरटी साइंस एंड टेक के हिसाब से बहुत लिमिटेड है। मैं तुमको अलग से बेस बिल्डिंग क्लासेस में अलग चीजें पढ़ाऊंगा। वो अलग चीजें हो सकता है कि एनसीईआरटी की ना हो सकता है कि क्योंकि एनसीईआरटी में बेटा टेक्नोलॉजी का जिक्र नहीं है ना, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। और हमारा यूपीएससी क्या पूछता है, सारे टेक्नोलॉजी के बारे में पूछता है। इसीलिए साइंस के लिए एनसीईआरटी यूजफुल है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है जितना बाकी सब्जेक्ट्स में है। तो इसीलिए इस सब्जेक्ट को तुम्हें मुझ पर छोड़ना पड़ेगा, है ना, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। हो सकता है अभी पहला दिन है तो इस पहले दिन में उतना ट्रस्ट ना बने, लेकिन जैसे जैसे मैं तुम्हें पढ़ाना शुरू करूंगा बेटा, हमारा रिश्ता मजबूत होगा। डोंट वरी अबाउट इट। हम भले एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे हैं, लेकिन हमारा रिश्ता जो है ना वो दिल का होगा और एक दूसरे को हम बखूबी समझेंगे। टेंशन मत लो, हम थोड़े दिन तक बस पढ़ेंगे साथ में। 2-4 दिन मुझे तुमसे चाहिए, 2-4 दिन के अंदर तुम्हें मेरे ऊपर पूरा भरोसा हो जाएगा, टेंशन मत लो। और उस भरोसे के साथ तुम ये सब्जेक्ट मेरे हवाले कर देना और फिर आगे की कहानी मैं तुम्हें समझाऊंगा। कैसे करना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सब मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए तुमको इसके अलावा बहुत ज्यादा इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग इतनी बातों को समझते हैं और आज के इस क्लास को मैं यहीं पर खत्म भी करना चाहूंगा। अगली बार जब भी हम लोग मिलेंगे तो हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सारे क्वेश्चंस को एक बार जरूर से देखेंगे। क्लास के शुरू होने से पहले ही क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर तुम लोग चाहते हो कि सर हम ना ये क्वेश्चन खुद से देखना चाहते हैं, सर आप तो दिखा दीजिएगा बाद में, लेकिन सर हम चाहते हैं कि ये सारे क्वेश्चन हम अभी देख लें। अभी मतलब क्लास में नहीं, आप दे दीजिए सर हमें, हम आराम से इस क्लास के बाद पीडीएफ में देख लेंगे। अगर ऐसा तुमको इच्छा है तो मैं तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ इन क्वेश्चंस को इंपोर्ट कर देता हूं। इन भाई साहब ने तो दिया ही नहीं। क्वेश्चन ही डाउनलोड नहीं किया। कोई नहीं, मैं तुम्हें इसका जुगाड़ करके देता हूं, है ना। ये क्लास जब खत्म हो जाएगी तो तुमको इसके बाद पीडीएफ मिलेगी। मैं अभी इस क्लास को खत्म करने के बाद मैं तुम्हें सारे पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। पीडब्ल्यू की बुक्स इनफ है क्या बेटा? देखो ये सारे सवाल जो है ना तुम्हें धीरे धीरे क्लियर होंगे। यूपीएससी तुम्हारे 11th-12th का एग्जाम नहीं है, ये एग्जाम बेटा थोड़ा अलग है। तो इसमें अगर तुम कितना भी शुरुआती दौर पर पूछ लो ना कि क्या बोलते हैं कि सर ये किताब इनफ है क्या, ये किताब सफिशिएंट है क्या, इतना पढ़ने से हो जाएगा क्या, इसका ना कोई सही से तुम्हें आंसर नहीं दे पाएगा कभी भी, हमेशा याद रखना। क्यों? क्योंकि ना
यूपीएससी एग्जाम बेटा थोड़ी टेढ़ी खीर है ना। इसको हम लोग को हो सकता है कि एक किताब में हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ें, लेकिन एक सवाल जो है वो किसी दूसरे किताब से आ जाए, तो क्या उसके लिए दूसरी किताब पढ़ने की जरूरत है? नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन हो सकता है कि ऐसा कुछ चीज तुमको करंट अफेयर्स में मिल जाए, तो हो सकता है कि करंट अफेयर से तुम कोई एक नई बात सीख कर यहां पर लिख दो। इसके लिए कोई किताब मार्केट में अवेलेबल नहीं है। साइंस एंड टेक के लिए तो मैं तुम्हें स्पेशली बोलूंगा कि इसके लिए किताब अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स की किताब जो है वो बिल्कुल परफेक्टली मार्केट में अवेलेबल है। जैसे कि सबको पता है कि पॉलिटी के लिए भाई साहब हमें एम लक्ष्मीकांत पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हमें स्पेक्ट्रम पढ़ना है, ये सारी किताबें फिक्स हो चुकी हैं। लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए ऐसा कोई किताब नहीं है मार्केट में। और नहीं है, मैं बोल रहा हूं क्यों नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट बेटा हर दिन बदलता है, छोटा छोटा ही बदलता है लेकिन बदल जाता है। जब भी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तो मैं तुम्हें ये दाव पेच सिखाऊंगा कि कैसे तुमको इस क्लास के बाद भी इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मेंटेन रखना है, और इसके लिए मैं तुम्हें हर महीने हेल्प भी करूंगा पढ़ाने के बाद भी। तो इसीलिए तुम टेंशन मत लो। पीडीएफ कहां मिलेगी बेटा? जैसे ही लेक्चर खत्म होता है तुम अपने कोर्स पर चले जाना, उसमें ऑल क्लासेस का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करना, साइंस एंड टेक नाम से एक फोल्डर आएगा, उस पर क्लिक करना, उस पर लिखा होगा बेसिक लेक्चर्स, बेसिक या ओरिएंटेशन लेक्चर, कुछ तो ऐसा लिखा होगा। तुम उसमें देखोगे तो लेक्चर पीडीएफ वहीं पर एक आइकन बन के आता है, उस पर क्लिक करने से तुम सारे के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। सिर्फ मेरे क्लास के नहीं बेटा, किसी भी क्लास के, ये बाय डिफॉल्ट तुम्हारे पास में आ जाता है। जैसे ही मैं इसको एंड करूंगा ना, यहां पर देखो ये जो है ना, ये जो भाई साहब चल रहे हैं क्रॉस वाले, इनको जैसे ही एंड करूंगा ये सारी पीडीएफ अपने आप ही तुम्हारे बैच पर अपडेट कर देता है। तो ऑटोमेटिक होता है ये सारा काम, तो तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम जितनी भी बातें यहां बोर्ड पर लिखेंगे, पढ़ेंगे, वो सारी चीजें तुम्हारे साथ, तुम्हारे बैच में उस लेक्चर के साथ अटैच हमेशा रहेंगी, हमेशा, जब तक तुम इस बैच के साथ जुड़े हो। ठीक है? तो आई थिंक मैंने तुम्हें इनफ कॉन्फिडेंस दे दिया इस सब्जेक्ट में बेटा, और यह भी समझा दिया है कि यह सब्जेक्ट आसान है, मतलब कि इससे डरने की जरूरत नहीं है। और स्पेशली जब मैं हूं तो तुमको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कॉन्फिडेंस में रहना, मैं डेफिनेटली तुम्हारे साथ इस पूरे एग्जाम में लगूंगा, शिद्दत से लगूंगा, पूरे तन मन और धन छोड़ देता हूं बेटा, वो कम है थोड़ा मेरे पास, तो तन मन से लगूंगा तुम्हारे साथ में। ठीक है? क्यों धन के लिए फिर ना बहुत मैसेजेस आने लगते हैं कि सर वो 500 रुपए का रिचार्ज करा देना। तो वो सर्विस नहीं दे पाता हूं मैं थोड़ा, है ना। और फिर मेरे परिवार वाले जो हैं वो बेचारे सड़क पर आ जाएंगे, तो ऐसा आप भी नहीं चाहोगे। तो इसीलिए मैं अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करूंगा तुम्हें इस बैच में बहुत कुछ समझाने और सिखाने के लिए। मेरे साथ जुड़े रहना जो है, और हम 3 साल में कुछ तो अजूबा करेंगे, है ना, कुछ तो हम अलग करेंगे। मैं अपने बच्चों को ना बड़े प्यार से चिंटू बुलाता हूं, तो मेरे सारे बच्चे जो है ना, वो जब तक मुझसे नहीं पढ़ते हैं तो मैं हमेशा उनको बोलता हूं कि ये हैं सारे के सारे चिंटू। लेकिन जब वो मुझसे पढ़ लेते हैं तो मैं उनको चतुरता की उपाधि देता हूं, और फिर उस उपाधि के चलते वो सारे के सारे बच्चे हो जाते हैं चतुर चिंटू। तो हमारे लिए अभी तुम सब, मेरे लिए तुम सब अभी चिंटू हो, लेकिन जब तुम मुझसे पढ़ के निकलोगे, जब तुम मुझसे पढ़ चुके होगे, तब मैं तुम्हें आखिरी दिन क्लास में बताऊंगा कि अब तुम लोग बन चुके हो चतुर चिंटू। ठीक है? तो मेरे चतुर चिंटू की सेना और फौज हमेशा तैयार रहेगी जब भी हम लोग इसको आगे देखेंगे। ठीक है? चलो मिलते हैं बहुत ही जल्द बेटा तुम लोगों के साथ, और भी बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी चीजों के बारे में समझना है, सोचना है, और गंभीरता से बहुत सारे टॉपिक्स पर विचार भी करना है। इस एग्जाम को थोड़ा सीरियसली भी लेना है, और ये एग्जाम तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे बदलाव लेके आएगा, इसके बारे में भी तुम्हें समझना है। ठीक है? आशा करता हूं कि तुम लोग बहुत बढ़िया तरीके से स्वस्थ रहो, खुश रहो, और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम सभी लोगों को सद्बुद्धि मिले, और ऐसे ही मेहनत करने का पूरी शक्ति भगवान तुम्हें दे। और इसी के साथ, भगवान मतलब जनरल है, मतलब न्यूट्रल है, इसमें तुम मत आना कि सर एक बार सर भगवान के साथ जो है वो हमारे गॉड हैं सर, उन गॉड को भी तो बोल दीजिए। बेटा मेरे लिए सब एक ही है, मेरे लिए एक ही है वो, है ना। तो तुम जिन जिन धर्म में विश्वास रखते हो, उन सभी भगवान से, उन सभी गॉड से, उन सभी अल्लाह से मैं ये विनती करूंगा कि तुम सभी को खूब सारी सद्बुद्धि और शक्ति दे, ताकि तुम इस एग्जाम में बहुत अच्छा करो। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ इस क्लास को मैं एंड करता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय एंड
जय हिंद। मेरा नाम मत भूलना, ठीक है।